HAP 2 का निचोड़। तो कल से आपकी बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें HAP सेकंड की निचोड़ वाली वीडियो चाहिए, मतलब आपको 2 मार्क्स की वीडियो चाहिए थी। तो फाइनली हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अपने HAP सेकंड सेमेस्टर के 2 मार्क्स के सभी सॉल्यूशंस की वीडियो। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो वीडियो हो चुकी है बहुत ज्यादा लेट, भाई आप एक ही साथ सबके एग्जाम पढ़ गए तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, जो भी आपके ग्रुप वगैरह बने हो स्टूडेंट के, सभी में पहले आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे सारे लोगों को पता चल जाए कि भाई वीडियो आ चुकी है। तो जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं निचोड़ वाली वीडियो, मैं उनको बता दूं कि ये हमारी वो वीडियो होता है जिसमें हम कवर करते हैं अपने यूनिट 1 से लेके 5 तक के सभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन। और इनका फायदा क्या होता है कि हम क्वेश्चनों को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आपको हर एक यूनिट का एक ओवरव्यू या फिर क्विक रिवीजन मिल जाए। और इसका फायदा ये होता है कि आपको जितने भी पूरा HAP का सिलेबस है ना, सबके बारे में कुछ ना कुछ बात पता होगी। तो अगर एग्जाम में आपसे कोई भी क्वेश्चन आता था XYZ, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको सबके बारे में कुछ ना कुछ पता होगा, तो आप एग्जाम में उसके बारे में कुछ ना कुछ लेकर आ जाओगे। इससे वही सुना होगा ना आपने, कहीं भी खाली छोड़कर माता ना, कुछ ना कुछ रिलेटेड लिख के आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए पास कराने में तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाती है। इसके अलावा इसमें डायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन तो हमारे डायरेक्टली फंस ही जाते हैं, और कई बार ये होता है कि 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चनों को मिला के एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, जैसे न्यूरॉन क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो हम यहाँ पे 2-2 नंबर में ऐसे 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे तो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। तो चलिए हम अपने डायरेक्टली क्वेश्चनों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन HAP। तो अब देखो आपका एग्जाम टाइम आ गया, तो आपको इतना तो पता होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि HAP की डेफिनेशन कमेंट करके लिख के बतानी है क्या कैसे होती है, और इसके अलावा HAP की फुल फॉर्म क्या है। वैसे तो सारे लोग जानते होंगे, फिर भी आप जो है कमेंट सेक्शन में HAP फुल फॉर्म लिखो। अब देखो ये सब्जेक्ट हमारा HAP है, तो आपको एक बात याद रखनी कि जब भी आप एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर उसमें स्ट्रक्चर है तो भाई आपको कंपलसरी है कि बना के आना ही आना है। तो अगर उसमें स्ट्रक्चर हमारा होगा तो आपको कंफर्म बना के आना ही आना पड़ेगा। और अगर नहीं भी है, नहीं जैसे मान लो किसी में नहीं बनता, तो आप ट्राई करो कि अगर आप कुछ भी उसमें स्ट्रक्चर जैसा बना सकते हो, छोटी छोटी बातें, तो उसको ट्राई करो कि बना कर आओ। इससे आपका एग्जाम में मतलब बहुत अच्छा आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा और आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन आता है डिफाइन नर्वस सिस्टम। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जो हमारी यूनिट 1 है ना, ये टोटल हमारी नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। तो हम थोड़ा बहुत नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं कि क्या कैसे होता है। तो नर्वस सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, तो कंट्रोल मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी अगर कोई भी फंक्शन करेगी ना, तो वो इसके परमिशन के बिना नहीं कर सकती। जैसे बोलते हैं ना, आपके पेरेंट्स ने आपको कंट्रोल करके रखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ भी काम करना है, आप अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि पापा ये कर लूं, पापा वो कर लूं। जब वो बोलेंगे हाँ बेटा कर लो, तभी आप जाके वो काम करते हो। और दूसरा हमारा होता है कोऑर्डिनेट करना, यानी कि यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन बॉडी यहाँ पे कंट्रोल में मतलब परमिशन ले रही थी, और नर्वस सिस्टम क्या करता है कि खुद कंट्रोल करता है, पूरी ह्यूमन बॉडी को कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे मान लो अब भूख लग रही है, तो हमारा नर्वस सिस्टम बोलेगा जाके कि भाई अब कुछ खाना खा लो, अब भाई ये हो लो वो हो लो। तो सारा का सारा सिस्टम कोऑर्डिनेट करता है। जैसे मान लो आपके पेरेंट्स हैं, तो कुछ तो आप परमिशन ले रहे हो, उसके अलावा आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि बेटा आगे का क्या सोचा है, आप लोग ये कर लो, आप बीफार्मा कर लो, एमबीबीएस कर लो, आप MBBS कर लो, कुछ भी होगा वो खुद आपको कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि खुद बताते हैं कैसे क्या करना है। तो उसी तरह हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंड करती है नर्वस सिस्टम पे कि वो एक तो उसको पूरा कंट्रोल करके रखा है, दूसरा हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी को चलाने का काम कर रहा है, उसको कोऑर्डिनेट करने का काम कर रहा है। बाकी ये जो हमारा पूरा नर्वस सिस्टम है, ये हमारे एक स्पेशल टाइप के सेल्स से मिलकर बना होता है, जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, तो ढेर सारे न्यूरॉन जब आपसे मिल जाते हैं तब जाके हमारा एक नर्वस सिस्टम बनता है। तो इनको एक्चुअल में हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो अब आप क्या करोगे, एक बार यहाँ देख लो, ये हमारा नर्वस सिस्टम है कि इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व टिश्यू इन द ह्यूमन बॉडी। इट ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। पूरे बॉडी और ब्रेन के बीच में सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं सारा कुछ। अब ये हमारा 2 पार्ट में होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल के अंदर हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और पेरिफेरल में हमारे आते हैं 2, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा वो होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, यानी कि इनवॉलंटरी कंट्रोल, जैसे हमारा सांस लेना, हमारे दिल का धड़कना, हमारे डाइजेशन यानी कि जो खाने का बचना, वो सब। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो कंट्रोल होते हैं जो हमारे कंट्रोल में, जैसे हमारे हाथ पैर का मूवमेंट करना, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे कंट्रोल हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं। अब जो ऑटोनॉमिक है, ये हमारा फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक होता है PNS, एक होता है SNS। PNS बोले तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और SNS बोले तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा एक इमरजेंसी वाली कंडीशन है, यानी कि ये हमारा फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन में हमारी हेल्प करता है। यानी कि मान लो कि हमारी बॉडी में कोई इमरजेंसी पड़ गई, हमारे पीछे कुत्ता पड़ गया या कुछ और,
तो उस टाइम हमारी बॉडी को ना एक एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे मान लो कुत्ता पीछे पड़ गया, तो आप देखोगे भाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जितना पीछे पड़ेगा आप कंटिन्यूस भागते जाओगे और इतना तेज भागोगे कि कोई कुत्ते के हाथ नहीं आओगे। तो यहाँ पे क्या आप नॉर्मली इतना भाग सकते हो? नहीं ना। तो वही जब इमरजेंसी वाली कंडीशन आती है तब हमारा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चालू हो जाता है, और ये सिस्टम क्या कर रहा है कि हमसे वो काम भी करवा देता है जो हमारे बस में नहीं होते हैं। अब जैसे इस केस में बेसिकली हमारा एग्जाम्पल क्या है कि हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। जब आप बहुत तेज भागते हो, एक्सरसाइज करते हो, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। और पैरासिम्पैथेटिक हमारा होता है वो सिस्टम जो मेंटेनेंस के काम आता है, यानी कि सिंपैथेटिक हमारा बढ़ गया सारा कुछ, अब हमारे इसको नॉर्मल कंडीशन में लेके आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ये पूरा अगर आपको क्वेश्चन आता है ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो ये सब के बारे में आप लिख कर आ जाओगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये हमारा था ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम, सीएनएस, पीएनएस, पीआरएस में मोटर सेंसरी, तो सोमैटिक ऑटोनॉमिक आता है। सोमैटिक हमारा जो हमारे कंट्रोल में, ऑटोनॉमिक में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सारा ही मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। तो न्यूरॉन हमारे एक्चुअल में क्या होता है कि दे आर कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, या पूरे नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हमारी होती है न्यूरॉन्स की, क्योंकि न्यूरॉन से मिलकर ही पूरा हमारा बना होता है। अब दे आर एक्साइटेबल सेल्स दैट आर स्पेसिफिक फॉर रिसेप्शन स्टिमुली। अब इस पूरे को ना मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो अब यहाँ पे एक बार समझो, एग्जाम्पल को समझते हैं। मान लो कि आपका एग्जाम आ गया और आप एग्जाम देने के लिए बैठे हो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, और आज तक पहली बार मैं एग्जाम्पल को दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपकी आंखों से आप क्या करोगे, क्वेश्चन पेपर को पढ़ोगे और आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो अब ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो ये वाले जो इंपल्स होंगे कि आपको जो क्वेश्चन दिखा है तो क्वेश्चन पे क्या लिखा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से क्या होगा कि यहाँ से उठकर आपकी आंखों से उठकर और आपके ब्रेन यानी कि सीएनएस के पास चली जाती है। तो ये आपका जो गया ना क्वेश्चन, ये हमारे होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हमारे ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो जो पहुंचाने का काम करे उसको हम सेंसरी बोलते हैं। तो पहले हमारे फंक्शन होता है नर्वस सिस्टम का कि वो है सेंसरी न्यूरॉन को काम करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन को लेता है। सेकंड होता है उसको एनालाइज करना। अब हमारे यहाँ पे पाए जाते हैं बीच में इंटर न्यूरॉन्स। तो इंटर न्यूरॉन्स क्या करेंगे, जो ये इन्फॉर्मेशन आई है उसको एनालाइज करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखें तो क्वेश्चन हमारा आया तो दिमाग पूरा ढूंढेगा इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिख सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए, कैसे क्या। तो इस पूरे को ढूंढने के बाद उसको एनालाइज करेगा और फाइनली वो आंसर यानी कि एनालाइज करके बताता है कि क्या होना चाहिए। तो अब जो वो बता रहा है तो वो रिस्पॉन्स हमारा क्या होगा कि रिस्पॉन्स हमारा जिन न्यूरॉन्स की मदद से नीचे आएगा, हमारे हाथों के पास आएगा, उसको मोटरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। और वो रिस्पॉन्स हमारा आया है हाथों के बाद, और हाथ क्या कर रहा है, उस आंसर को लिखने का काम कर रहा है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये पूरा जो एनालिसिस हमारी होती है ये हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर आती है। न्यूरॉन्स हमारे सेंसरी, यहाँ पे इंटर न्यूरॉन, यहाँ पे मोटरी हो गया, और इस तरह से पूरा फंडा हमारा नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सीएनएस का चलता रहता है। अब यहाँ पे जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना, ये आपस में जैसे मान लो ये हमारे गए, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक ही न्यूरॉन होता है, हमारे ढेर सारे न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, मिलियंस में, हमारे बिलियंस में न्यूरॉन होते हैं। तो ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं, मतलब एक न्यूरॉन, फिर इसके बाद दूसरा न्यूरॉन, तीसरा न्यूरॉन, चौथा न्यूरॉन। तो इस तरह हमारे ढेर सारे मिलियंस में न्यूरॉन चिपके होते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमारी मान लो इधर से, सॉरी ऐसे मतलब ट्रांसफर हो रही है, तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन इससे इसमें चली गई, इससे इसमें चली गई, इससे इसमें चली गई। तो इस तरह इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है, और ये शेयर होकर फाइनली हमारे सीएनएस और इधर आ जाती है। देन यहाँ पे पूरा एनालाइज होने के बाद हमारी देन इस डायरेक्शन में न्यूरॉन्स क्या करेंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को भेजने का काम करते हैं। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भाई न्यूरॉन का आपको मतलब स्ट्रक्चर बनाना है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। ये मैंने रफ बनाया है, आपको फेयर में जब आप बना के आओ तो भाई इस तरह का बना के आना। ये हमने अपने, अगर आपने वीडियो नहीं देखी हो भाई डिटेल्स में जाके देख लेना। तो ये पूरा हमारा जो आगे का एरिया होता है, इस पूरे को हम यहाँ पे सेल बॉडी बोलते हैं। अब इसके जो आपको ये निकले होंगे डंडे, इसको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और यही एक्चुअल में क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव करते हैं। बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है जिसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ये बीच का जो पूरा दिख रहा होगा इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। अब इस एक्सॉन के ऊपर जो आपको दिख रही होंगी बाहर के, इसको हम माइलिन शील्ड बोलते हैं। ये एक्चुअल में जो मैसेज हमारा होता है ना वो इधर से ट्रांसफर होता है। तो जो माइलिन शीट है ये हमारे इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और कई केस में हमारे इसको फास्ट भी कर देते हैं, यानी कि मैसेज डायरेक्टली यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो मैसेज हमारा बहुत जल्दी फास्ट हो जाता है। और ये जो हमारे ये लास्ट में एक्सॉन टर्मिनल होते हैं जो हमारे दूसरे किसी न्यूरॉन से कनेक्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ समझ लो ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया, और ये न्यूरॉन एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो अब इन्फॉर्मेशन कैसे होती है कि मान लो इसने जहाँ से भी मतलब इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, इसने इस सेल बॉडी में मतलब इसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी पूरी डेंड्राइट्स की मदद से। देन वो एक्सॉन के अंदर हमारी ट्रेवल करेगी, और यहाँ से हमारी क्या होगी, इनके थ्रू यहाँ पे निकल जाएगी, इन्फॉर्मेशन निकल गई। अब ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन निकली है इन्फॉर्मेशन देन इस वाले जो हमारा ये वाले न्यूरॉन है इस पे जाके चिपकेगी, और ये वाला इसको रिसीव करेगा। देन आगे जाके ये इधर इसको भेज देगा, देन इधर निकलेगी, देन आगे। तो इस तरह हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती रहती है। अब यहाँ पे आपको 4 से 5 टर्म समझने हैं, ध्यान से सुनना। पहले नंबर पे ये हमारा पूरा न्यूरॉन हो गया, ये डेंड्राइट्स हो गया। अब जो इन्फॉर्मेशन इस न्यूरॉन ने यहाँ पे निकाली है ना, तो ये निकालता है इन दी फॉर्म ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। किसकी फॉर्म में निकालता है, न्यूरोट्रांसमीटर। आपके 2 नंबर में आगे क्वेश्चन भी ये बनता है, तो न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में। अब इसमें न्यूरो का मतलब होता है हमारा न्यूरॉन, और ट्रांसमिट का मतलब होता है ट्रांसफर करना, यानी कि ये हमारा वो सब्सटेंस है जो एक्चुअल में क्या कर रहा है, हमारे जो मैसेज है उसको आगे ट्रांसफर कर रहा है। तो
तो ये हमारा न्यूरो ट्रांसमीटर, ये बेसिकली एक पाउच जैसे होते हैं, जैसे कोई थैली होती है ना, इन्हीं के अंदर हमारे केमिकल मैसेंजर भरे होते हैं। तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर हो गई। अब ये जो आपको जगह दिख रही है, ये उनके एक तरह से बोलते हो कि जंक्शन, यहाँ पे ये वाला हमारा होता है, देखो जो आगे वाला होता है इसको हम यहाँ पे प्री साइनेप्स बोल देते हैं, जो पीछे वाला होता है इसको हम यहाँ पे पोस्ट साइनेप्स बोल देते हैं। और अब यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इस वाले से निकल के इस वाले में जाती है। तो प्री वाला हमारा पहले का, पोस्ट वाला बाद का। तो प्री और पोस्ट जो हमारे न्यूरॉन हो गए या साइनेप्स हो गए, इनके बीच का ये पूरा जो हमारा कनेक्शन होता है, इसी को हम यहाँ पे साइनेप्स बोल देते हैं। साइनेप्स मतलब एक तरह से इंटर, यहाँ पे जंक्शन हो गया हमारा इस वाले और इस वाले न्यूरॉन का। इसमें ये वाला प्री साइनेप्स, ये वाला पोस्ट साइनेप्स हो गया। अब जो ये बीच की जगह है जहाँ पे एक्चुअल में न्यूरोट्रांसमीटर निकल रहे हैं, इधर जाके लग रही है, इसको हम यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोल देते हैं। अब जो आपको यहाँ बीच में पार्ट दिख रहा था ना, जो हमारा न्यूरॉन था, उसका ये पूरा हमारा सेल बॉडी था, ये बीच का जो एक्सॉन था ना, इसी एक्सॉन को कई जगह पे आप कई बार देखोगे नर्व फाइबर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व फाइबर बोलते हैं। तो अगर कभी नर्व फाइबर लिखा मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, एक्सॉन को ही हम यहाँ पे नर्व फाइबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो ये पूरा फंडा हो गया ऐसे। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है, यानी कि इस वाले न्यूरॉन से इसमें जा रही है, तो इसके होने के लिए हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऐसे तो नहीं चलेगा। आपके पंखा वगैरह कैसे चलता है पूरा प्रोसेस पता है, लेकिन उस पंखे को चलाने के लिए आपको करंट की भी जरूरत होती है। सेम फंडा यहाँ है कि ये जो इन्फॉर्मेशन हमारी इधर से इधर ट्रांसफर हो रही है, इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक इलेक्ट्रिकल करंट की। और उसी जनरेशन को पूरा हम क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल हमारे एक्चुअल में एक नर्व इंपल्स होता है, यानी कि एक इन्फॉर्मेशन होती है जो एक्चुअल में क्या कर रही है कि ये हमारा क्या कर रहा है, इस न्यूरॉन को एक्साइटेड कर रहा है। इस न्यूरॉन को क्या कर रहा है? एक्साइटेड कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अब जो न्यूरॉन है, जो इसकी इन्फॉर्मेशन जो न्यूरोट्रांसमीटर है उसको आगे भेजेगा और यहाँ से रिलीज करेगा। तो इस पूरे प्रोसेस को करने में हमारी हेल्प कौन करता है? एक्शन पोटेंशियल, या इसको हम नर्व इंपल्स बोलते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल एक हमारा फंडा हो गया जिसके थ्रू हमारा कोई भी मैसेज आगे जा रहा है, यानी कि हमारे न्यूरॉन एक्साइटेड हो रहे हैं और एक्साइटेड होकर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे भेज रहे हैं। अब इस एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कौन करता है? तो इसको जनरेट करने के लिए पूरा का पूरा हमारा फंडा होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और फिजियोलॉजी मतलब होती है प्रोसेस या फिर फंक्शन। तो हमारी एक्चुअल में क्या हो रहा है कि पूरा न्यूरॉन हमारा एक्साइटेड होता है, एक्साइटेड होने के बाद वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन को इधर भेजेगा, पूरा चलता है। तो इस पूरे फंडे को हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल को हम यहाँ पे नर्व इंपल्स बोल देते हैं, जो एक्चुअल में एक इंपल्स चालू होता है। तो हम बोलते हैं ना कि इंपल्स हमारे इधर से इधर गया, तो वही हमारा होता है कि एक एक्शन पोटेंशियल इधर से उधर गया और उसने एक इन्फॉर्मेशन को हमारे इधर से उधर शेयर कर दिया। अब हमारा सिर्फ एक टर्म और रह जाता है, जैसे हमारे ये न्यूरॉन है, तो हमारे आपको पता है कि ढेर सारे न्यूरॉन होते हैं। तो ये न्यूरॉन हमारे आपस में जुड़े रहते हैं, क्योंकि भाई सेल्स हैं तो भाई चिपकने भी चाहिए, तो इनको चिपकाने का काम करते हैं कि एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है, एक ये है। तो इन तीनों न्यूरॉन मान लो ऐसे न्यूरॉन्स को हमारे क्या करते हैं? चिपकाने का, इस तरह क्या करेगा? इनको चिपकाने का काम करेगा। तो जो ऐसे सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे हैं, न्यूरॉन्स को स्टेबल बना के रख रहे हैं, न्यूरॉन को रखने का काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे बोलते हैं न्यूरोग्लियल सेल। तो ये हमारे ग्लियल मतलब होता है एक तरह से गम, यानी कि चिपकाने वाले। तो ये ग्लियल सेल्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको एक तो मेटाबॉलिक सपोर्ट दे रहे हैं, यानी कि उनको रोके रख रहे हैं, उनको इम्यून प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन वगैरह भी दे रहे हैं। तो ये सब काम करते हैं। इसके बाद ये अगर मतलब ये बेसिकली हमारे जो नर्व इंपल्स वगैरह है इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं। इनका सिर्फ यही काम है कि हमारे न्यूरॉन को बचा के रख रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एग्जांपल जैसे हमारा अगर पीएन है, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम के न्यूरॉन्स है, उसमें सचवान सेल, सैटेलाइट सेल पाए जाते हैं। और जो सीएनएस है हमारा, उसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जितने भी न्यूरॉन्स हैं, उसमें हमारे एस्ट्रोसाइट और ओलिगोडेंड्रोसाइट पाए जाते हैं। तो आई होप अब आपको पूरा का पूरा यूनिट 1 क्लियर हो गया होगा। अब मैं एक बार क्वेश्चन वाइज देखें। नर्वस सिस्टम मैंने आपको बता दिया, वो सिस्टम जो कंट्रोल कोऑर्डिनेट करेगा, ईएनएस पीएनएस सारा कुछ बता दिया। न्यूरॉन हमारे फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं इधर उधर। और ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटरी और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी भेजेंगे, मोटरी एनालाइज करेंगे, और मतलब जो इंटर न्यूरॉन है वो एनालाइज करेंगे, मोटरी हमारे वापस रिस्पॉन्स भेजते हैं। न्यूरोग्लियल इन न्यूरॉन्स को चिपकाने का काम करेंगे। नर्व इंपल्स एक्चुअल में हमारा वो इलेक्ट्रिक इंपल्स है जो जनरेट होता है और जो हमारे न्यूरॉन को एक्साइटेड करेगा, जिससे न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन को अपने किसी एक न्यूरॉन एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे में ट्रांसफर करे। तो ये काम करते हैं नर्व इंपल्स। इसके बाद हमारे आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये एक्चुअल में वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को कैरी, यानी कि उनके अंदर इन्फॉर्मेशन भरी है और वो एक न्यूरॉन से निकल के दूसरे न्यूरॉन में जाके चिपकते हैं। और इसके लिए भी फंडा क्या होता है कि इस वाले के बाद यहाँ पे जो है रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो ये न्यूरॉन जब निकलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, तो इसके रिसेप्टर पे यहाँ जाके बाइंड होकर और अपना एक्शन शो करते हैं। इसके बाद हमारे आते हैं रिसेप्टर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रिसेप्टर हमारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये न्यूरॉन के यहाँ भी प्रेजेंट होंगे, जिससे हमारा कोई भी जो यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा ना, वो इसके ऊपर बाइंड करके यहाँ से अपना अंदर जाता है और अपना एक्शन शो करता है। इसी तरह नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल सेल्स होते हैं, नर्वस वाले नहीं है, उन पर भी किसी के अंदर रिसेप्टर होते हैं, किसी के यहाँ पे रिसेप्टर होते हैं। तो जो भी हमारा केमिकल सब्सटेंस है, हार्मोन है, एंजाइम है, रिसेप्टर कुछ भी होते हैं ना, मोस्टली वो अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड करते हैं। कोई ड्रग दवाई होगी और जब इस पे बाइंड करेंगे तो इस सेल के अंदर
अंदर जो भी प्रोसेस होनी होती है उसको परफॉर्म करके जो भी इसका फंक्शन होना होता है उसको शो करते हैं। तो इस तरह ये हमारे रिसेप्टर काम करते हैं। अब यहाँ दो रिसेप्टर के बारे में हम बात करेंगे, एक है कोलिनर्जिक, एक है एड्रिनर्जिक। कोलिनर्जिक रिसेप्टर एक्चुअल में हमारे एसिटाइल कोलिन के लिए होते हैं। इसका मतलब क्या है, देखो मैंने आपको बताया कि हमारे दो तरह के नर्वस सिस्टम है, एक हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारा सब कुछ एक्साइटेड करके हमारी बॉडी को इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है। तो ऐसे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उनके जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनका नाम होता है, एक होता है एड्रिनलिन, एक होता है नॉर एड्रिनलिन। इसको हम एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। अब इन्हें अगर अपना फंक्शन शो करना है तो कैसे करते हैं, तो ये हमारे एड्रिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर जाके क्या करते हैं, बाइंड होते हैं, और जब उनके ऊपर जाके बाइंड करेंगे तब अपना एक्शन शो करते हैं। तो इस तरह ये अपना काम करते हैं, फाइट फ्लाइट कंडीशन में हेल्प करते हैं। अब जो हमारे कोलिनर्जिक है, तो जो हमारा दूसरा वाला सिस्टम था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो उसके जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो हमारे होते हैं एसिटाइल कोलिन, एक्चुअल में इसके ड्रग वगैरह भी बनते हैं। तो ये जिस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा, यानी कि हमारी बॉडी को नॉर्मल लेके आएगा, हमारी हार्ट रेट को नॉर्मल लेके आएगा, डाइजेशन को नॉर्मल करेगा, तो वो वाले हमारे होते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। यानी कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर हमारे वो रिसेप्टर है जिन पर जाके हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर थे एसिटाइल कोलिन था, वो जाके हमारा बाइंड करके अपना एक्शन शो करता है। तो कोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथेटिक वाले को क्या काम होता है, ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं, हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के रेगुलेशन मॉड्यूलेशन में हेल्प करते हैं। और जो हमारे सिम्पैथेटिक थे वो बेसिकली फाइट और फ्लाइट वाली कंडीशन में, यहाँ पूरा फ्लाइट आप लिख देना, फाइट और फ्लाइट यानी कि इमरजेंसी में काम करते हैं। तो ये हमारी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेंगे, एनर्जी मेटाबॉलिज्म यानी कि एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी हमारी बॉडी में, क्योंकि हमें उस टाइम जरूरत होती है। और हमारे रेस्पिरेटरी फंक्शन, सांस में हम बहुत तेज लेते हैं, बहुत जल्दी ऑक्सीजन वगैरह अंदर लेने लगते हैं। बाकी देन हमारा आता है साइनेप्स। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये हमारा एक फंक्शनल कांटेक्ट होता है दो न्यूरॉन के बीच का। तो वही लिखा है साइट ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट बिटवीन टू न्यूरॉन एट विच एन इलेक्ट्रिक इंपल्स इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक इंपल्स है वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और ये एक बीच में छोटा सा गैप होता है जिसमें दो न्यूरॉन क्या होते हैं, आपस में अपने ट्रांसफर करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। फिर हमारा आता है यहाँ पे मेनिंजेस और एक डिफरेंट लेयर्स। नेम बताओ मेनिंजेस क्या होता है। जैसे मान लो हमारा जो ब्रेन होता है ना, मान लो आप, मैं यहाँ पे शॉर्ट में दिखा देता हूँ, इसकी वैसे वीडियो बची हुई है, अगर आप कमेंट ज्यादा करके बताते हो तो मैं ट्राई करूंगा कि इसको मैं बना सकूं। तो जैसे हमारा ये ब्रेन होता है, तो इस ब्रेन को कवर करने के लिए हमारी 3 लेयर, 1 2 और 3 लेयर होती हैं, और ये पूरा इस ब्रेन को अच्छे से कवर करके रखते हैं, इससे कोई नुकसान वगैरह ना हो। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करके रखती हैं, और ये बेसिकली हमारी फिब्रोब्लास्ट और कोलेजन फाइबर्स की बनी होती हैं, और इसमें 3 लेयर होती हैं जो हमारी सबसे, तो बेसिकली हमारी 3 लेयर हो जाती है, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट की हमारी हो जाती है ड्यूरा मैटर जो यहाँ पे लिखी हुई है, उसके बीच वाली हमारी हो जाती है मिडिल की अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे अंदर वाली हो जाती है ये हमारी हो जाती है इनर लेयर। तो 3 लेयर से मिलकर हमारा बना होगा ये पूरा आउटर ये मिलर। और ये एक्चुअली में हेल्प क्या करेंगे कि जैसे कोई भी कभी कभी दिमाग लग जाता है, गिर जाते हैं, करते हैं, तो ये क्या करेंगे, उसको एब्जॉर्व करके हमारे जो ब्रेन है बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको टूटने वुटने कटने वटने चोट लगने से बचाने का काम करता है। कौन, हमारा ये मेनिंजेस की लेयर। अब ये हो गया। बाकी एक बीमारी भी थी मेनिंजाइटिस, जब इसमें हमारी प्रॉब्लम हो जाती थी, वो देख लेना। बाकी अब हमारा आता है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम एक लार्जेस्ट पार्ट होता है हमारे पूरे ब्रेन का, और ये बेसिकली राइट और लेफ्ट मतलब 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। बाकी जो इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये हमारे इंटरप्रेट, जो भी हम टच वगैरह फील करते हैं याद करने में, लर्निंग में, और जो हमारे मूवमेंट वगैरह होते हैं उन सब में हमारी कौन हेल्प करता है, सेरिब्रम वाला पार्ट हमारा ब्रेन का। फिर हमारा आता है सेरिब्रम हो गया। अब हमारा एक और पार्ट होता है इसका सेरिबेलम। तो यहाँ पे आप पूछा कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या होता है। तो ये बेसिकली हमारा जो ब्रेन होता है उसमें स्लीप साइकिल को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जैसे बैलेंस हो गया, मसल टोन हो गया, कोऑर्डिनेशन करना होता है, तो उन सब में ये वाला हिस्सा हेल्प करता है। और इसके अलावा ये हमारा फोर ब्रेन और जो हिंड ब्रेन होता है उन दोनों को यहाँ पे कनेक्ट करने का काम करेगा। और जो हम सांस ले रहे होते हैं ब्रीथिंग, उसमें भी ये वाला हिस्सा हमारी हेल्प करता है। तो सेरिबेलम हमारा इस तरह, मैंने आपको जब सेंटर बताया होगा उसमें, तो सेरिबेलम कॉर्टेक्स मैंने बताया होगा जो इसमें हमारी हेल्प करता था। अब हम बात करते हैं कि सीएसएफ हमारा क्या होता है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी कई बार आता है। तो सीएसएफ हमारा होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये क्या होता है कि जो हमारे जैसे ब्रेन है पूरा का पूरा, तो इस ब्रेन के अंदर हमारे 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। तो इन वेंट्रिकल्स के अंदर हमारा क्या होता है कि ये वाला जो फ्लूइड है वो सर्कुलेट होता है, और उसमें से हमारा एक जो होता है ना, उसके अंदर ही हमारा बनता है पूरा का पूरा। और इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो जैसे ये हमारे वेंट्रिकल्स में पूरा सर्कुलेट हो रहा होता है, सब एरिकनॉइड स्पेस जो हमारा, तो उसमें पूरा ये हो रहा होता है। अब ये बेसिकली जैसे हमारा ये ब्रेन, ये पूरा आपको दिख रहा होगा, जो हमारी 3 लेयर थी मेनिंजेस, तो इसकी जो बीच वाली ये लेयर थी वहां पे थोड़ा खाली होता है सब एरिकनॉइड, तो वहां पे ये हमारा फिल हो जाता है। और उससे क्या होगा कि ये भाई एक फ्लूइड है, तो जब भी कोई झटका वगैरह लगता है ब्रेन में, तो थोड़ा ऐसे स्ट्रेच हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, तो हमारे ब्रेन को ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगती है। और ये हमारा पूरे ब्रेन में होकर यही पूरा इसका काम होता है, यानी कि मेन इसका काम है कि ये प्रोटेक्शन करता है हमारी पूरी
पूरी पूरे ब्रेन में इंजरी वगैरह से बचाने का काम करता है। ठीक है, तो ये इसका पूरा काम होता है। फिर हमारा आता है रिफ्लेक्स आर्क, या इसको एक्टिविटी क्या बोलते हैं, तो ये एक्चुअल में हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुलस के लिए। अब इसका एग्जाम्पल समझो, जैसे कई बार आपने देखा होगा जब आप मतलब घर पे होते हो और चूल्हे पे या मतलब किचन में कुछ भी काम कर रहे होते हो, तो कभी धोखे से क्या है, हम किसी गर्म पतीले को टच कर लेते हैं। अब जैसे आप उसको टच करते हो ना भाई, एकदम आप उसको तुरंत छोड़ देते हो। अब क्या हुआ, जैसे उसने टच किया आपको, आप सोचो कि नॉर्मल किसी काम में मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सोच के मैला हटा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, लेकिन उस कंडीशन में आपको बहुत ही फास्ट होता है। तो उन्हीं को हम यहाँ पे बोलते हैं एक्चुअल में रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्टिविटी, यानी कि ये ऐसी प्रोसेस होती है जो ऑटोमेटिक, यानी कि हमारे ब्रेन को ज्यादा इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होती है। जैसे ही मान लो यहाँ क्वेश्चन है, जैसे ही आपने यहाँ पे कुछ भी टच करेंगे वो तुरंत सेंसरी आपके ब्रेन में जाएगा, तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिलेगा कि इसको हटा लो। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा पूरा फिट हो जाता है कि यहाँ पे बस जो रिस्पॉन्स, जैसे ही हमारा ये ब्रेन है इसको फील होगा कि रिस्पॉन्स हमारा कुछ गड़बड़ है, तुरंत ही यहाँ से वो रिस्पॉन्स आएगा और आप उसको हटा लोगे। तो ऐसे जो रिस्पॉन्स, जो हमारे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टिमुली के लिए, जैसे कोई हीट आपने पकड़ लिया, कहीं आग पे रख दिया, कहीं आपको चुभ गया, और किसी को जैसे निकोटी मार लेते हैं या किसी को पेंच वो देते हैं, तो ये कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हैं जिन पे एकदम ही हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है ऑटोमेटिकली, यानी कि पहले से फिट है हमारी बॉडी में कि ऐसा होना ही होना है। तो ये हमारा वो होता है बेसिकली। तो सेंसरी न्यूरॉन पास थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड, और ये बेसिकली हमारे इसमें स्पाइनल कॉर्ड बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करने के लिए हमारी बहुत हेल्प करता है और इसमें कोई डिले वगैरह नहीं होता है। अब ये बेसिकली कैसे होता है, जैसे कोई भी स्टिमुलस है वो हमारा रिसेप्टर के पास जाके हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को सेंस करके हमारे ब्रेन में चला जाता है, वहाँ उसको एनालाइज होगा, उसके बाद मोटरी न्यूरॉन्स की तरह जो हमारा इफेक्टर ऑर्गन्स होगा उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन आती है। जैसे यहाँ जब हम लिख रहे थे तो इफेक्टर ऑर्गन हमारा ये था, ठीक है, तो इसके बाद आया और हमें रिस्पॉन्स देने को मिल जाता है। और यहाँ पे जो हमारा रिसेप्टर था, जैसे यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे आई ने एक मेल रोल प्ले किया था। इस तरह पूरा फंडा। बाकी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मैंने आपको बताई दी थी स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज है और फंक्शन होता है पूरा न्यूरॉन का, और नेटवर्क ग्लियल सेल, ये सब तो मतलब पूरा एक सिस्टम होता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प करता है। एक्शन पोटेंशियल वही है, डिपोलाइजेशन, रिपोलाइजेशन, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, रेस्टिंग, ये सारी बातें आप डिटेल्स में देख लेना। मैंने शायद ये वाला टॉपिक नहीं किया है, अगर टाइम लगेगा तो मैं इसको कर दूंगा। बाकी एक समझ लो कि एफरेंट और इफरेंट का मतलब क्या होता है। तो एफरेंट आप ई से समझो, इफरेंट का मतलब होता है एग्जिट, यानी कि बाहर की तरफ आना, और एफरेंट का मतलब होता है एंट्री के लिए दिया जाता है। तो जब यहाँ पे जो हमारे सिग्नल थे जो यहाँ से हमारे ब्रेन की तरफ जा रहे थे, तो जो सिग्नल हमारे ब्रेन की तरफ जा रहे होते हैं उनको हम यहाँ पे एफरेंट बोल देते हैं, और जो ब्रेन से वापस आ रहे होते हैं उनको हम यहाँ पे इफरेंट बोल देते हैं। तो इस तरह एफरेंट और इफरेंट हमारे काम करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपने यूनिट सेकंड के सभी क्वेश्चंस के बारे में, यानी कि इसके रिवीजन के बारे में। तो इसका नाम इसमें हमारे बेसिकली आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर सिंपली हम देखेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म डाइजेशन। यानी कि सिंपली हमारी बॉडी का है कि ये वो सिस्टम है जो हमारी बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है। यानी कि जो कोई भी आप, जैसे आपका ये पूरी पूरी बॉडी है, तो जो कुछ भी आप खाना पीना खा रहे हो ना, उन सबको ये डाइजेस्ट करवाता है। और डाइजेस्ट करने का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि डाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करती है ब्रेक डाउन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम इंजेस्टेड फूड। यानी कि जो कोई भी आपने मान लो यहाँ पे खाना खाया, तो एक तो उस खाने को तोड़ मरोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, और उसके बाद उन्हीं खाने के अंदर से क्या होगा, न्यूट्रिएंट को, जैसे आपने जो पढ़ा होगा ना कि आप ये खाओ इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में, ये खाओ इसमें फैट ज्यादा है, ये खाओ इसमें प्रोटीन ज्यादा है। जैसे बहुत लोग अंडे का जो येलो वाला पार्ट है उसको हटा देते हैं कि उसमें फैट ज्यादा है, और व्हाइट वाले को खाते हैं कि उसमें प्रोटीन ज्यादा है। तो ये कैसे डिसाइड होता है, तो जब ये हमारी बॉडी में जाते हैं ना, तो उसमें जो डाइजेशन वाली प्रोसेस है वही क्या करेगी, उसको पूरा तोड़ मरोड़ के अंदर, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, फैट, हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा अमीनो एसिड्स हो गया, तो उन सबको एब्जॉर्ब करने करती है। तो यहाँ पे टोटल उसका ब्रेक डाउन, उसके अंदर से न्यूट्रिएंट का निकलना और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने की प्रोसेस, ये सारी की सारी हमारी डाइजेशन के अंदर आती है। तो अगर कोई आपसे डाइजेशन की डेफिनेशन पूछे तो ये पूरा का पूरा आप उसको लिख के आ जाना। और इसमें न्यूट्रिएंट हमारे बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन यही पाए जाते हैं, और इनका बेसिकली काम क्या है, ये जब हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो वहां जाके ये एक तो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, एटीपी जो हमको मिलती है, उसके बाद हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर करने का काम करते हैं। जो हमारे सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे और रिपेयर होने का काम करते हैं। तो ये पूरा हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्स प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये ना थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भाई नॉर्मली हम पढ़ते भी नहीं है, जो नॉर्मल कुछ पढ़ते हैं तो आ जाता है भाई 2 नंबर में कभी। तो आप थोड़ा बहुत लिख के आ जाना कि सेल, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे एक एंटेरोसाइट्स होते हैं, गॉबलेट सेल्स होते हैं, पेनिस सेल्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स होते हैं, और उसके बाद माइक्रोफोर सेल्स होते हैं। ये हमारे एक्चुअल में माइक्रोविलाई भी हम इनको बोल देते हैं। और जो माइक्रोविलाई होते हैं वही एक्चुअल में क्या करते हैं, हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। अब ऐसा क्या होता है, तो सिंपल देखा था, देखो ये हमारी जैसे पूरी स्किन है, तो इसके अंदर जो स्मॉल प्लांट के अंदर हमारी इस तरह की ये पूरी की पूरी संरचना होती है, तो आपको फिंगर जैसी देखने को मिलती है। और इस वजह से क्या है,
है कि इनका जो सरफेस एरिया है वो पूरा हमारा भर जाता है। अगर इसको नॉर्मली देखा जाए इतना है और इसको देखोगे इतना हो जाएगा। और इनमें चारों तरफ हमारी क्या है कि ढेर सारी ब्लड की कैपिलरी पाई जाती है, ब्लड कैपिलरी। तो इससे क्या होता है कि अब जो कुछ भी हमारा जैसे एब्जॉर्ब हो रहा होता है वो हमारा इससे क्या चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। और इसीलिए जो हमारी मेन साइट ऑफ एक्शन है एब्जॉर्प्शन के लिए वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन बोली जाती है। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है कैपेसिटेशन, ये यहाँ लिख गया, ये हमारे यूनिट 5 में आता है, तो इसको हम वहीं पर जो है कवर करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आता है आउटलाइन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो इस टॉपिक को भी हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन वाला। तो हम यहाँ पूरे डाइजेशन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसे नॉर्मली जो हमारा माउथ होता है तो उससे हम किसी भी फूड को, जो हमारा फूड होगा वो इसी माउथ के थ्रू अंदर आता है। और जब हम मुंह में खाना आ जाता है तो उसको हम चबाने का काम करते हैं, च्युइंग। तो वहीं से हमारी पहली डाइजेशन शुरू हो जाती है। और जब हम उसको चबा रहे होते हैं तो जो हमारा सलाइवरी ग्लैंड है वो वहाँ पे सलाइवा रिलीज करता है, और सलाइवा उस खाने के साथ मिलके हमारा पहला जो होता है ना, मतलब डाइजेशन, वो स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो हमारा बोलस बनता है, वो बोलस हमारा क्या होता है, आगे फेरिंक्स में जाएगा और यहाँ भी थोड़ा बहुत सलाइवा मिलता है। तो ये बोलस हमारा क्या होता है, नीचे ईसोफेगस में उतरता है। तो ईसोफेगस में उतर रहा होता है तो जो खाने में हम थोड़ा सा सलाइवा मिला देते हैं तो उसी को हम यहाँ पे बोलस बोल देते हैं। वो हमारे ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में आ जाता है, और फूड पाइप का सिंपली उसको ट्रांसफर करने का काम होता है। देन वो हमारे स्टमक में उसको भेज देती है। अब स्टमक के अंदर हमारा एचसीएल रिलीज होता है, हमारे कुछ एंजाइम रिलीज होते हैं जो उसको डाइजेशन करने का काम करेंगे। यानी कि उसको एक तो ब्रेकडाउन तो हमारा ऊपर ही हो गया, टूट गया, मैकेनिकल ब्रेकडाउन। और स्टमक में आके उसका क्या होता है, मतलब केमिकल ब्रेकडाउन होता है, यानी कि एचसीएल वगैरह उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और जब पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, स्टमक एचसीएल एंजाइम मिल गए, उसके बाद जो हमारा बनता है उसको हम यहाँ पे काइम बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, आपको 2-2 नंबर में कई बार पूछ सकते हैं। तो ये जो हमारा काइम बनता है, ये काइम जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहां जाने के बाद जो उसमें हमारा वाइल मिलेगा, जो लीवर के अंदर से हमारा वाइल आता है ना, वो वाइल बनता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। देन वो वाइल हमारा इसमें आएगा और पैनक्रियाटिक जूस हमारा इसमें आएगा। और ये जो एंजाइम है, डाइजेस्टिव एंजाइम, ये सारे हमारे एक कॉमन टक्स से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री कर जाते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग का पार्ट हमारा होता है ना, उसमें जाके जो हमारी ड्यूडेनम वाला पार्ट है वहां जाके एंट्री करते हैं। और वहां से हमारे पूरे स्मॉल टेस्ट में ये उसको फाइनल डाइजेशन, यानी कि ये हमारी होती है स्टमक में पार्शियल डाइजेशन, और यहाँ होती है हमारी फाइनल डाइजेशन। पूरी डाइजेशन होने के बाद जो हमारा पूरा का पूरा होता है, देन यहाँ पे हमारी होती है एब्जॉर्प्शन। तो पूरी डाइजेशन के बाद यहाँ पे जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, देन बचा हुआ जो कंटेंट है वो हमारा यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी होती है पानी की, यानी कि वाटर की, और उसके बाद हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना, उनकी यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है। और वाटर इलेक्ट्रोलाइट एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो हमारे जो सूख जाता है थोड़ा सा वेस्ट, और वो फाइनल वेस्ट हमारा रेक्टम वाले पार्ट में आता है, और वहां से एनएच के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है पीसेस बन के। तो ये पूरी हमारी प्रोसेस होती है डाइजेशन की। अब इसमें क्या इन्वॉल्व हुई, तो पहले हुआ इंजेक्शन, हमारा फूड अंदर गया, फिर हुआ स्वेलिंग, यानी कि यहाँ पे सलाइवा वगैरह पूरा मिलने के बाद हमारा जो खाना था बोलस बन गया, और वो बोलस हमारा ईसोफेगस वाले पार्ट में चला गया। उसके बाद हमारे ये पेट में जाता है, तो पेट में होती है गैस्ट्रिक डाइजेशन, यानी कि पेट में एचसीएल इन सब ने मिलकर उसको डाइजेस्ट किया, और हमारा जो काइम बन जाता है, देन काइम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। वहां पे हमारी फाइनल डाइजेशन होगी, यानी कि इसमें 2 डाइजेशन होगी। फाइनल डाइजेशन में हमारा पैनक्रियाटिक डाइजेशन और हमारा बाइल, ये हमारी हेल्प करते हैं। जब फाइनल डाइजेशन हो जाती है, देन उसके बाद इसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है। एब्जॉर्प्शन के बाद वेस्ट हमारे इधर आके वहां पे लार्ज में वाटर इलेक्ट्रोल होने के बाद हमारा रेक्टम और एनएस के थ्रू हमारा एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम। ये बेसिकली क्या होता है, तो जैसे जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन थी, मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ये हमारे पूरे ब्लाई वाले पार्ट होता है, माइक्रो ब्लाई होते हैं। और ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे इसके पास मतलब ढेर सारे ब्लड वेसल्स जिनसे एब्जॉर्प्शन मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है कि इनके पास हमारे कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो एंजाइम्स हमारे इस माइक्रो ब्लाई यानी कि इस वाले स्मॉल इंटेस्टाइन के इस वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारा ये होता है ना, एक तरह से ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर और थोड़ा सा ब्रश जैसा लगता है। तो इसी ब्रश के पास जो हमारे एंजाइम प्रेजेंट होती है, हम यहाँ पे ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम बोल देते हैं। अब ये कौन कौन से हो सकते हैं, तो हमारे जैसे लैक्टेज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टेज हो गया, अमीनो पेप्टाइड हो गया, डाइपेप्टाइड हो गया। अब ये बेसिकली क्या करते हैं कि जैसे एब्जॉर्ब जब हो रहा होता है, तो एब्जॉर्प्शन से जस्ट पहले क्या करेंगे, लैक्टेज हमारा लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्रोज हमारा सुक्रोज को डाइजेस्ट करेगा, सुक्राज और मेल्टास हमारा मेल्टोज को डाइजेस्ट करेगा। तो ये पूरा इसको तोड़ मरोड़ के इसके अंदर से न्यूट्रिएंट को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद जो अमीनो पेप्टाइड है, ये हमारे पेप्टाइड वाला जो बॉन्ड होता है उसको अमीनो एसिड में बनाएगा, और जो डाइपेप्टाइड हमारे डाई पेप्टाइड यानी कि 2 पेप्टाइड ग्रुप होता है, उसको तोड़ के हमारे अमीनो एसिड में बनाता है। तो ये सब काम हमारे करते हैं ब्रेस्ट बॉर्डर एंजाइम, यानी कि ये भी हमारे डाइजेशन का एक हिस्सा होते हैं। आखिरी में हमारा आता है फंक्शन ऑफ सलाइवा क्या होते हैं। तो हमने यहाँ देखा था कि सलाइवा जब यहाँ एंटर करता है तो एक तो वो हमारे खाने को मॉइस्टन कर देगा, थोड़ा सा गीला से कर देगा, जिससे उसको निगलने में आसानी होगी। उसके बाद सलाइवा हमारे खाने के ब्रेक डाउन में भी हमारी हेल्प करता है। इसके बाद सलाइवा के पास हमारे एंजाइम जैसे एमाइलेज होता है और लाइपेज होता है। तो ये हमारे एमाइलेज लाइपेज हमारे क्या करते हैं, जैसे लाइपेज हमारा
लिपिड के लिए होता है, तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। इसके बाद जो सलाइवा है, जो हमारा माउस होता है ना, उसमें हमारे टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं हमारे टंग के पास में, तो टेस्ट बर्ड को स्टिमुलेट करेगा, जिससे हमें जो भी खाना पीना खा रहे हैं उसका टेस्ट हम लोग को आए और उससे हम और ज्यादा खाना पीना खाएं। इसके अलावा जो हमारा सलाइवा है, इसके बाद अच्छे खाते हमारे एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, और इसीलिए सलाइवा क्या करता है कि कुछ भी अगर इन्फेक्शन वगैरह होता है, कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया, तो उससे लड़ने का काम ही हमारा कौन, सलाइवा करता है। देन हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बनता है रोल ऑफ HCl इन डाइजेशन। तो पहली बात देखो, डाइजेशन की प्रोडक्शन की, HCl की प्रोडक्शन कि हमारे स्टमक में HCl कैसे बना है, इसको डिटेल्स में पढ़ लेना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लॉन्ग में कई बार आया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करें तो इट प्रोवाइड एसिडिक नेचर, यानी कि ये हमारे पूरे स्टमक में एसिडिक नेचर देता है, जो हमारे एक तो पेप्सिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो HCl है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉलर में तोड़ने का काम करेगा, हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, और जिससे हमारे जो सेल्स हैं जो उसको एब्जॉर्ब करने में आसानी हो जाए। इसके अलावा ये भाई HCl है, एसिड है, तो जो कोई अगर कोई जम्स है, कोई गंदगी है, कोई कीड़ा मकोड़ा कुछ वैसा है, उन सबको क्या करेगा ये भाई, डाइजेस्ट यानी कि मारने का काम कर देगा, मार के खत्म कर देगा। और खाने को डाइजेशन में तो हेल्प करता ही है, तो बेसिक सिंपल लिख देना, बाकी प्लस ये हमारा डाइजेशन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये सारे काम आप रोल ऑफ HCl में लिख देना। इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे BMR और CPR के बारे में। तो BMR एक्चुअल में हमारा होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखो, जो हमारे ये एनर्जेटिक्स वाला पार्ट है ना, इसकी वीडियो हमने वैसे डाल दी है, आप जाके चेकआउट कर लेना। तो इसमें हमारे 3 आते हैं, ATP आता है, क्रेटिनिन फॉस्फेट आता है, और BMR आता है। अब जो ATP होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एडिनो ट्राई फॉस्फेट। अब ये बेसिकली क्या होता है कि ATP हमारी करेंसी होता है, किसकी, जो एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है ना, तो उस एनर्जी की करेंसी के रूप में हमारा ATP काम करता है। यानी कि जब जैसे हम कोई काम करें, मैंने मेहनत किया, अभी मान लो मैं वही लगातार इतनी गर्मी में सारा कुछ वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी ढेर सारी ATP अभी कंज्यूम यानी कि खत्म हो रही होंगी, और उसी से मुझे ताकत मिल रही है कि मैं आपका काम कर पा रहा हूँ। तो इसी तरह ATP हमारी होती है, तो इसके फंक्शन रोल आप लिख के आ जाना। बाकी फॉर्मेशन ATP सिंपल था, जब हम ग्लाइकोलिसिस से साइकिल करते हैं, सिट्रिक एसिड से साइकिल करते हैं, तो उसी के बीच में हमारी ATP का फॉर्मेशन होता है। कई बार ATP हमारी NADH और FADH की फॉर्म में भी जनरेट होती है, तो इसको देन हम क्या करते हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, जिसको हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, उसकी मदद से हम इस NADH को ATP में कन्वर्ट करते हैं। तो एक NADH में हमें 3 ATP मिल जाती है, और एक FADH में हमें 2 ATP मिल जाती है। ये सारी बातें आप इस वाले टॉपिक में लिख के आ जाना, मैंने आपको मुंह ज़बानी सारा कुछ बता दिया। फिर क्रेटिन फॉस्फेट हमारा एक ATP का ही मतलब फॉर्म होता है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब हम ये क्रेटिन फॉस्फेट क्या है, एक स्टोर्ड फॉर्म होता है, यानी कि हम ढेर सारी ATP को क्या करते हैं, स्टोर करके एक जगह पे इसमें रख लेते हैं। अब इसका काम क्या होता है, तो जैसे आप जिम वगैरह जाते हैं या कोई ज़्यादा फिजिकली वाला काम करता है, तो हमारे जो मसल्स हो गए, हमारे हाथ पैर हो गए, उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और एकदम मतलब इमीडिएट एनर्जी चाहिए। आप मान लो कोई 100 किलो वजन उठा रहे हो, तो आपके हाथों को उस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी। तो क्रेटिन फॉस्फेट क्या करेगा कि जितनी भी ATP है सबको एक जगह स्टोर करके, और वो सारी की सारी हमारे मसल्स में पहुंचा देगा, जिससे हमारे मसल्स हैं वो काम को परफॉर्म कर पाए। तो इसके लिए हमारे क्रेटिनिन फॉस्फेट आते हैं। आपने देखा होगा क्रेटिनिन पाउडर का बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, जिससे उन्हें एक्स्ट्रा एनर्जी मिल पाए। और जो हमारा BMR होता है वो होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमें मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, यानी कि मान लो अभी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, मान लो मैं एक रेस्ट कंडीशन में हूँ, या मैं सो रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, तो उस रेस्ट कंडीशन में सिर्फ मेरे जरूरी काम, जैसे क्या होता है, मेरा डाइजेशन हो रहा है, मेरा हार्ट रेट चल रहा है, और मेरी धड़कन वगैरह चल रही है, मेरी सांस लेना, रेस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, तो जो कुछ ऐसे जरूरी काम होते हैं, हमारे किडनी का फिल्ट्रेशन चल रहा होगा जैसे, तो जो कुछ ऐसे जरूरी काम है, इसमें कितनी मिनिमम एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी को, उसी को हम यहाँ पे बेसल मेटाबॉलिक रेट बोल देते हैं। यानी कि इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू मेंटेन लाइफ एट कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल रेस्ट। जब कोई बंदा फिजिकली मेंटली रेस्ट कंडीशन में होगा, उस टाइम पे उसको मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, वही उसका BMR कहलाता है। अब ये बेसिकली मेन फंक्शन इसके क्या होंगे, जैसे हमारा हार्ट और बाकी ऑर्गन काम कर रहे हैं, कंडक्टिव नर्व इम्पल्स जो न्यूरॉन ट्रांसफर होते जा रहे हैं, हमारा किडनी वगैरह काम कर रहा है, उसके लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ये सिंपली होता है हमारा BMR। अब एक जो CPR है, ये बेसिकली वैसे हमारा रेस्पिरेटरी में आता है। चलो यहाँ समझ लो कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेशन। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लो किसी बंदे को एकदम हार्ट अटैक आया, या उसका दिल काम करना बंद कर दिया, उसको सांस वगैरह नहीं आ रही है, तो उसको हम क्या करते हैं कि टेम्परेरी बेस पे उसको सांस देने के लिए अच्छे से हम उसके हार्ट को बार बार खुद अपने हाथ से ऐसे प्रेस करते हैं ना। तो जब हाथ से बार बार प्रेस करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स फिजिकली जनरेट होता है, और एयर जो बाहर की हवा है उसको भी कई बार माउथ टू माउथ मतलब दी जाती है हवा, या जो पंपर आते हैं उससे मुंह में हवा दी जाती है, जिससे वो एयर है वो उसके लंग्स वगैरह में पहुंच पाए। तो सिंपली क्या है कि जब उसका हार्ट बीट या ये सब काम करना बंद कर
देते हैं तो हम उसको मैनुअली तरीके से क्या करते हैं कि उसमें उसके लंग्स में एयर पहुंचाने का काम करते हैं, जिससे जो ऑक्सीजन है वो उसके हार्ट पर भी पहुंच जाए, जो उसका हार्ट बंद हो गया था वो हार्ट फिर से काम करना शुरू कर दे। तो यही एक्चुअल में सीपीआर होता है, आपने मूवीज वगैरह में बहुत बार देखा होगा। और अभी एक लेटेस्ट रील थी जो वायरल हुई थी कि किसी एक डॉक्टर के पास अचानक ही पेशेंट बैठा होता है, उसको वो हो जाता है और उसको बचा लेती है। और एक दूध वाला कभी आता है, किसी का दूध दे रहे हैं तो उसको अटैक पड़ता है, तो एक लेडीज होती है घर की, वही क्या करती है कि उसको टेम्परेरी सीपीआर देने लगती है, उसको चेस्ट को प्रेस कर करके, और उसकी जान बच जाती है। तो अगर आपको नहीं आता तो भाई सीपीआर तो बहुत जरूरी है, इसको आप अच्छे से सीख लेना। अब हमारा आता है यहाँ पे रोल ऑफ पेनक्रियाज, यानी कि पेनक्रियाज का क्या रोल होता है पूरी डाइजेशन में। तो पेनक्रियाज बेसिकली हमारे पेनक्रियाटिक जूस को यहाँ पे सिक्रीट करता है, और ये बेसिकली क्या है, इट कन्वर्ट द फूड इनटू फ्यूल फॉर द बॉडी सेल, यानी कि सिंपली हमारे फूड जो हमारा फूड है उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट बनाने में हेल्प करता है। तो ये हमारे एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है, इसके अलावा जो पेनक्रियाज है ना, इसमें हमारे इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी रिलीज होते हैं, जो हमारे ब्लड शुगर ग्लूकोज लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा ये प्रोड्यूस करते हैं हमारे एंजाइम को, जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और ये बाकी हमारे एसिड बेस बैलेंस में भी हेल्प करते हैं। बात करते हैं आखिरी में डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी के बारे में। तो यानी कि जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है। तो पहली प्रॉब्लम आ सकती है स्वेलिंग डिफिकल्टीज में, यानी कि हमको निगलने में दिक्कत होने लग जाए, और ये बेसिकली हमारा अल्सर वगैरह की वजह से हो सकता है। तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे आती है पेप्टिक अल्सर, यानी कि जो पेट में हमारा स्टमक में जो एससीएल होता है ना, तो उस एससीएल की वजह से कई बार होता है कि ये हमारा है तो जगह जगह मान लो कहीं पे म्यूकस कम हो गया, और उस चक्कर में हमारे यहाँ पे घाव हो जाते हैं, उन्हीं घाव को हम यहाँ पे पेप्टिक अल्सर बोल देते हैं, यानी कि पेट में अल्सर हो गए। अब ये अल्सर कई बार हमारे ऊपर चले जाते हैं ड्यूरनम वाले पार्ट में, इसको ड्यूरनम अल्सर, और सॉरी ये हमारा ईसोफेगस अंगल हो जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, और नीचे अगर चले जाए यहाँ पे तो इसको हम ड्यूरनल अल्सर बोल देते हैं। तो इस तरह हमारा ये पूरा काम करता है। इसके अलावा हमारा हार्ट वन कई बार गैस बन जाती है, तो हमारे सीने में एकदम जलन वाला दर्द होता है। कॉन्स्टिपेशन हो गया कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर से जो हमारी बाहर निकलनी होती है वेस्ट, वो बाहर नहीं निकल पाता, और पोटा बाहर नहीं निकल पाता। और इसके बाद यहाँ पे आता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये बेसिकली हमारे स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे कई जगह हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद इंडाइजेशन, खाना अच्छे से नहीं पच रहा, या जो कॉलोन लार्ज इंटेस्टाइन की जो उसको हम कॉलोन बोलते हैं, उसमें अगर कैंसर हो गया, या कई बार पेप्टिक अल्सर जो मैंने आपको बता दिया। तो ये कुछ प्रॉब्लम है हमारी जीआई ट्रैक के बारे में। तो अगर देखो नहीं भी आता है ना, इसको आप थोड़ा बहुत बनाकर भी लिख के आ सकते हो, जो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड यूनिट के बारे में। तो थर्ड यूनिट में हमारे दो चैप्टर आते हैं। पहला हमारा आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और दूसरा हमारा आता है यूरिनरी सिस्टम। दोनों को ही हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अब बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो इसमें बेसिकली हमारा वही है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन या फिर टिश्यू है जो हेल्प करते हैं हमारी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में। इसका सिंपली सी मतलब क्या है कि जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम नॉर्मली अभी सांस ले रहे हैं ना, तो सांस लेने में हम क्या करें कि ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रहे हैं और CO2 को हम यहाँ पे बाहर छोड़ रहे हैं। तो यही हमारी एक्चुअल में रेस्पिरेशन होती है। और इसमें जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, ये ऑक्सीजन फर्दर क्या करता है कि बॉडी में जाने के बाद हमारे ब्लड में जाएगा, और ब्लड में जाने के बाद हमारे सेल्स के पास जाता है, और सेल्स के पास जाने के बाद क्या करता है, हमारी ATP बनाने में हमारी हेल्प करता है। और यही रीजन होता है कि अगर जैसे मूवीज में देखा होगा, किसी की सांस रोक देते हैं, मुंह बंद कर देते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसकी बॉडी में ऑक्सीजन आना कम हो जाता है, और ऑक्सीजन आना कम हो जाता है तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन अगर बंद हो गया तो इसमें क्या होगा कि उसके जो सेल्स हमारे होते हैं, उन सेल्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और जब सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ATP खत्म हो जाएगी, और ATP अगर खत्म हो गया तो भाई धीरे धीरे बंदा भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिना एनर्जी के तो सेल्स और सारी चीजें हमारी मरने लगती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे होता है कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए सबसे जरूरी है भाई, इसके बिना हम नहीं रह सकते। खाना पीना के बिना हम रह लेंगे, हफ्ते भर तक काट लेते हैं पानी पी के, और पानी के बिना हम 1-2 दिन तक तो काट ही सकते हैं, लेकिन इसके बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के बिना हम नहीं रह सकते यहाँ पे। बाकी जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, तो इसमें जितने भी ऑर्गन, जैसे पूरा हमारा ये ऐसे आता है, और उसके बाद ट्रैकिया, लंग्स, ये पूरा बनता है, तो इस पूरे का जो हमारा सिस्टम होता है, इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बोल देते हैं। तो वैसे 2 नंबर में तो आपको उसका डायग्राम नहीं बनाना, अगर कभी लंग्स वगैरह शॉर्ट में आता है तब आप उसका बना देना। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारा होगा, उस लॉन्ग क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि इसका डायग्राम बहुत अच्छे से आपको बनाकर ही आना पड़ेगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, बाकी जो फाइनल है वो हमारा एल्बलाइस होता है, मैं आपको आगे बता दूंगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है भाई, ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत ही मैंने आप लोगों के लिए सोच के रखा था ये वाला क्वेश्चन, और भाई लिखना जरूर, थोड़ा रीजनिंग टाइप है, मजा आएगा। देखते हैं कितने लोग क्या क्या इसके बारे में बताते हैं। देन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आते हैं आर्टिफिशियल और रेसिस्टिंग मेथड के बारे में। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले हम बात कर लेते हैं पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि इसका मैकेनिज्म एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आता है इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के बारे में। तो हम थोड़ा अगर रेस्पिरेशन के बारे में बात करें, तो देखो रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होता है कि जो हम मतलब सांस वगैरह अपनी ले रहे होते हैं, और सांस में मोस्टली ऑक्सीजन ही लेते हैं,
तो ये कैसे काम करता है ना, इसको आप बनाकर आ जाना, 2 नंबर में है, तब भी लिख के आ जाना, भाई छोटा सा ही है। तो जैसे हमने ऑक्सीजन ली तो वो ऑक्सीजन हमारे नोज की थ्रू, कई बार हमारी माउथ से भी जाती है, तो नोज की थ्रू हमारे ट्रैकिया में जाता है, जो ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है, और ट्रैकिया में जाने के बाद जो ट्रैकिया आगे जाके हमारे ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई हमारे ब्रोंकियल्स में, यानी कि जैसे हमारे ये छोटे छोटे गए, ये हमारे फर्दर और छोटे छोटे में डिवाइड हो जाते हैं, और ये ब्रोंकाई हमारी आगे जाके लंग्स के अंदर जो एल्वलाइज होते हैं ना, उस एल्वलाइज के पास चला जाता है। और ये जो हमारे एल्वलाई होते हैं, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये हमारे ब्लड के बॉडी में जो हमारा ब्लड होता है उनके साथ इसका डायरेक्ट लेन देन होता है। तो ये क्या करते हैं, एल्वलाई हमारे ब्लड के अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और एल्वलाई ने ब्लड के बाद, ब्लड में बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को छोड़ दिया, देन ये बॉडी क्या करती है, इसमें बॉडी के सेल्स के पास ये ऑक्सीजन चली जाती है, और सेल्स क्या करेंगे कि इस ऑक्सीजन का यूज करके ग्लूकोज के साथ मिला के हमारी बॉडी में एटीपी बनाते हैं। और जब एटीपी बन जाता है तो इस ग्लूकोज के बारे में क्या होता है कि हमारा CO2 बाहर निकलता है, और देन ये CO2 क्या करता है कि ये CO2 अगेन हमारे ब्लड में जाएंगे, ब्लड में जाके हमारी बॉडी में जाएंगे, और ये बॉडी में जाने के बाद हमारे एल्वलाइज में वापस आ जाता है। तो CO2 हमारा वापस एल्वलाइज में आ जाता है, देन ये एल्वलाइज इसको रिवर्स, जैसे हमारा सीधा चल के आता है वैसा उल्टा चलता है, एल्वलाइज से हमारे ब्रोंक्यूल्स में, फिर हमारे ब्रोंकाई में, उसके बाद हमारे ट्रैकिया में, विंड पाइप में, और विंड पाइप से वापस हमारी नोज में, और नोज से वापस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह ये पूरा हमारा रेस्पिरेशन चलता है कि ऑक्सीजन इस तरह पूरा जा रहा होता है और CO2 इस तरह हमारी वापस आ रही होती है, और ये दोनों हमारे एक साथ चल रहे होते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन एक्चुअल में क्या होते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जब हमारी बॉडी ने यहाँ पे ऑक्सीजन लिया, और ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या हुआ कि वो हमारे लंग्स तक पहुंच गया, यानी कि हमारे एल्वलाइज तक पहुंच गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। यानी कि यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है कि हमारी जो बॉडी कर रही है वो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को अंदर ले रही है, यानी कि एनवायरमेंट, ये हमारा बाहर का एनवायरमेंट है, तो बाहर के एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर ले रही है, और अंदर कहाँ तक, लंग्स तक जा रहा है, और यहाँ से क्या है, वापस CO2 को छोड़ रही है। तो ये ऑक्सीजन लेना, CO2 छोड़ना बाहर में, ये हमारा कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल में कब आ जाते हैं कि अब ये यहाँ तक आ गया एल्वलाई के बाद, अब एल्वलाई भी तो एक काम कर रहा है कि ये क्या कर रहा है कि इस ऑक्सीजन को क्या कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि ब्लड में छोड़ रहा है, देन ब्लड से वो ऑक्सीजन हमारी सेल्स के पास जा रही है, देन सेल्स में जाने के बाद वो हमारी ATP वगैरह बना रही है, उसके बाद जो सेल्स है वो हमारे CO2 को छोड़ रहा है, CO2 हमारा ब्लड में जा रहा है, ब्लड से बॉडी में, और देन बॉडी में जो हमारा ब्लड है वहां से हमारे एल्वलाइज में जा रहे हैं। तो ये जो हमारा होता है अंदर जाने की सारा काम चल रहा है, यानी कि एल्वलाइज में आने के बाद जो हमारा ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रहा है, ब्लड से सेल्स के पास जा रहा है, देन वहां ATP बना के वापस CO2 हमारे सेल्स में आ रहा है, देन सेल्स से हमारा ब्लड में आ रहा है, और ब्लड से हमारा एल्वलाइज में जा रहा है। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। यानी कि इंटरनल रेस्पिरेशन हमारा होता है ट्रांसफर और गैस बिटवीन द ब्लड एंड सेल, यानी कि जो हमारा ब्लड और सेल्स है इनके बीच में जो हमारी चेंज होती है उसी को हम यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन बोल देते हैं। और इसमें बेसिकली वही होगा कि सेल हमारे CO2 को रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन को ले लेते हैं, और देन इसका 22% चलता रहता है। और एक्सटर्नल में क्या है कि यहाँ पे लंग्स और जो हमारे होते हैं वो बॉडी से मतलब ऑक्सीजन को ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, और CO2 को वापस छोड़ रहे हैं। बाकी जो समझदार लोग हैं उनको अब तक पता चल गया होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर अभी भी नहीं लिखा तो जाके कमेंट करके बताओ भाई, मुझे जानना है आप लोगों से, फटाफट लिखो। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आता है, एक आता है आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन और एक आता है रिसस्टिटेशन मेथड। तो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन क्या होता है कि अब मान लो किसी बंदे के लंग्स ने या कुछ भी काम करना बंद कर दें और उसको हवा या एयर नहीं मिल पा रही है, यानी कि वो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन को अंदर नहीं ले पा रहा, तो उस केस में हमारे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इस्तेमाल की जाती है। तो ये हमारे वो प्रोसेस है जिसमें बेसिकली जो हमारी एयर होती है, हवा होती है, उसको किसी के लंग्स के अंदर फोर्स के साथ एंटर किया जाता है, यानी कि उसके लंग्स के अंदर हवा को ऐसे जानबूझ के मतलब ऐसे भेजा जाता है जिससे जिसकी भी सांस लेना रुक गई होगी वो इसको सांस ले सके। तो ये बेसिकली ब्लोइंग थ्रू, यानी कि या तो माउथ से माउथ दिया जाता है जो आपने देखा होगा, या फिर जो पंप होता है उससे भरा जाता है, या फिर जो वेंटिलेशन होता है ना, नाक पे डायरेक्ट लगा देते हैं, उसके थ्रू जो ऑक्सीजन होती है उसको डायरेक्टली बंदे के लंग्स में पहुंचाया जाता है। तो इस तरह ये हमारा पूरा काम करता है। इसमें हमारा एक आता है मैकेनिकल, एक आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन आता है, और मैनुअल, और यहाँ पे रेसस्टिटेशन आता है। ये हमारे कुछ मेथड आते हैं इसी के अंदर। अब हमारा आता है इसमें से यहाँ पे रेसस्टिटेशन मेथड क्या होता है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेसिकली। तो ये हमारे वो मेथड होते हैं जो किसी की अगर हवा चली गई, किसी की ब्रीथिंग चली गई है, तो उसके नॉर्मल लेने यानी कि उसको रीस्टोर करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है, जैसे CPR आपने सुना होगा, जो यहाँ पे एग्जांपल भी है, कार्डियो पल्मोनरी रेसस्टिटेशन। इसका मतलब क्या है, किसी बंदे को सांस आना बंद हो गई, उसका दिल लंग सारा कुछ बंद हो गया, तो अब हमें उसको पहले जैसा करना है। तो उसको पहले जैसे करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं CPR का। तो इसमें हम उसके हार्ट को जोर जोर से थपाएंगे, बहुत मारेंगे, वो करेंगे, पूरा करेंगे, जिससे उसके हार्ट में जो है पंप होना फिर से शुरू हो जाए, और उसको जो माउथ से माउथ यानी कि पूरा मुंह से मुंह उसको हवा दी जाती है, या पंप वगैरह से उसको हवा देंगे, जिससे जो एयर है वो उसके लंग्स तक पहुंच पाए, और लंग्स से देन जो ऑक्सीजन है वो हमारे हार्ट वगैरह के पास पहुंचेगा। तो इस तरह यानी कि ओवरऑल जो गोल होता है हमारा, जो उसका लक्ष्य होता है वो क्या होता है कि हमें उस पर्सन को रिवाइव करना है। आपने
आपने पबजी वगैरह में इन गेमों में बहुत रिवाइव किया होगा, तो ये रियल लाइफ रिवाइव करना होता है। तो भाई गेम का तो हर किसी को आता है, आपको ये वाला रियल लाइफ वाला CPR वाला आपको रिवाइव करना सीखना होगा। इससे मे भी अगर ऐसा कभी चांस ना पड़े, लेकिन अगर कभी चांस पड़ता है तो आप भी किसी की जान बचा सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो डायरेक्टली फिर इसके बाद हार्ट अटैक ही आता है, तो इसको बचा के आप किसी की जान बचा सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं इसमें टाइडल वॉल्यूम के बारे में। तो ये बेसिकली क्या होता है, बेसिकली कि जैसे हम सांस ले रहे हैं, तो हम नॉर्मली जो सांस ले रहे होते हैं ना, जो नॉर्मल चल रहा है, तो एक बार यानी कि एक रेस्पिरेटरी साइकिल में आप कितने एयर को ले लेते हो एक बार में, उसी को हम यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम बोल देते हैं। तो अराउंड ये मानो कि ये हम क्या करते हैं, लगभग 500 ml एयर को, जो हवा होती है उसको हम एक बार में, यानी कि जो मैंने अभी सांस ली, तो इस एक बार में लगभग 500 ml, आधा लीटर जो हवा होती है वो हमारे फेफड़ों में चली जाती है। तो ये हमारा नॉर्मली होता है कि कैसे क्या चलता है, तो लगभग 500 ml होते हैं, यानी कि नॉर्मल केस में आप कितनी हवा को ले रहे होते हैं। इसके बाद जो रेजिडुअल होते हैं, ये क्या होती है कि अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग लेंथ आफ्टर मैक्सिमम एक्सेलेशन। अब मान लो कि आपने क्या किया कि आपने एकदम कहते हैं ना कि सांस सारी निकालो, पूरी हमने जान लगा के सारी एयर को बॉडी से बाहर निकाल दिया। तो अब ये समझो कि उस केस में, यानी कि आप जब पूरी एयर निकाल दोगे ना, उसके बाद भी हमारे जो लंग्स है उसमें लगभग 1200 ml हवा बचती है। इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते, इसको हम रेजिडुअल एयर बोलते हैं। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पर वाइटल कैपेसिटी। तो ये बेसिकली होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन। यानी कि मान लो कि आपने एक बार में पूरा जितना हवा आप भर सकते थे आपने अपने लंग्स में भर लिया, उसके बाद आप मैक्सिमम कितनी अमाउंट एयर को निकाल सकते हो, यानी कि पूरी आपने भरने के बाद देन आपने उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, तो उसी को हम यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। अब ये मैक्सिमम हमारी 3.5 से लेके 4.5 लीटर तक होती है। और ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि इसमें कि हम यहाँ पे अलाउ करते हैं कि हमारी बॉडी पहले मैक्सिमम अमाउंट में एयर अपने अंदर ले ले, उसके बाद जो पहले से स्टोर है वो सारे को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो ये अप्रॉक्स हमारा होता है 4600 ml के करीब होता है। और इसमें देखा जाए तो ये हमारे हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। उसके बाद ये हमारी टाइडल वॉल्यूम होती है, ये हमारी होती है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होता है, इंस्पायरेटरी की आपने नॉर्मल सांस ले रही है, उसके बाद आप कितनी और ज्यादा मत सांस ले सकते हो, और ये होती है कि आपने नॉर्मल सांस छोड़ दी, उसके बाद कितनी और सांस ले सकते हो। तो टोटल आपकी यहाँ पे लगभग 4600 या 4700 ml हो जाती है। अब एक चीज अगर आप यहाँ गौर करोगे तो जो टोटल वॉल्यूम होते हैं, टोटल एयर जो हमारी, मतलब इसको आप बोल सकते हो कि टोटल लंग वॉल्यूम जो होता है वो होता है हमारा लगभग 6 लीटर। इसका मतलब क्या होता है कि टोटल लंग्स वॉल्यूम होता है, यानी कि आप जितनी सांस ले रहे हो जितनी छोड़ रहे हो, यानी कि ओवरऑल आपके जो पूरे लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है कि वो कितनी सांस को रख सकते हैं। तो टोटल हमारी जो लंग कैपेसिटी होती है वो होती है 6 लीटर की। ठीक है, अब देखो सिंपल, देखो ये वाइटल कैपेसिटी क्या है कि आपने मैक्सिमम कितनी एयर को अपनी बाहर निकाल सकते हो। तो मान लो आपकी बॉडी में टोटल 6 लीटर होती है, तो आपने टोटल अपने इसमें 6 लीटर भर ली, कैसे भी करके टोटल भर ली, तो आप मैक्सिमम कितनी निकाल सकते हो, लगभग 4600 या ये अप्रॉक्स होता है तो 4700-4800 लीटर आप यहाँ पे ml यहाँ पे निकाल सकते हो। तो लगभग आपने इतनी निकाल दी। अब रेजिडुअल मैंने आपको बताई थी कि ये हमारी 1200 ml तो होती है, अब ये 1200 1300 1400 हो जाती है। तो अब अगर काउंट करोगे तो ये हमारी 4600 है, जो हमारी 4700 हो जाती है अप्रॉक्स, और ये हमारी 1200 है। तो अगर देखोगे तो अप्रॉक्स आपकी 5900 या फिर 6000 लीटर ही हो जाती है। तो ये प्रूफ भी हो जाता है कि टोटल हमारे जो लंग्स है उसकी टोटल कैपेसिटी लगभग हमारी 6 लीटर पूरे एयर को कैपेसिटी करने की होती है। तो यही था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंग वॉल्यूम क्या होता है, मैंने वहीं इसलिए समझा दिया, वहाँ बाकी के लिखे थे। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारी क्या होती है, इसको हम यहाँ लंग वॉल्यूम बोल देते हैं। तो लंग वॉल्यूम रेफर टू द अमाउंट ऑफ एयर इन द लंग्स ड्यूरिंग ये लंग्स वॉल्यूम क्या है कि हमारी पूरी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है 6 लीटर, और लंग वॉल्यूम हमारे होता है कि डिफरेंट कंडीशन में कितनी एयर हमारे अंदर जाती है। तो हमने वो टाइडल वॉल्यूम देख लिया, हमने इंस्पायरेटरी, ये सब बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली, आप जाके चेकआउट कर लिया। अब हमारा यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है यूरिनरी सिस्टम के ऊपर। अब जो यूरिनरी सिस्टम है इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो इसको हम एक तो रीनल सिस्टम नाम से भी जानते हैं, आप यहाँ समझ लेना। इसके बाद इसका बेसिकली काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है या जो कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, और किसकी फॉर्म में, हमारी बॉडी में यूरिन बना के। तो बेसिकली हमारी बॉडी में जो यूरिन पेशाब बार बार जाना पड़ता है ना, तो उसके लिए हमारा यूरिनरी सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी यूरिन के थ्रू क्या होता है कि जो भी वेस्ट आपने खाया पिया, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा खा लिया, जो एक्सेस फ्लूइड हो गया, जब कई बार पानी जब बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं तो उतनी ही ज़्यादा पेशाब यूरिन भी आने लगती है। ठीक है, तो इसको बाहर निकालने के लिए हमारा यही सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हमारी 2 किडनी पाई जाती हैं, 1 किडनी 2 किडनी, 2 यूरेटर्स पाए जाते हैं, इस तरह के हमारे पाइप होते हैं, और एक ब्लैडर पाया जाता है जो एक तरह से हमारा पाउच यानी कि स्टोर करने में हेल्प करता है, और आखिरी में हमारा यूरेथ्रा होता है जिसके थ्रू यूरिन हमारी बाहर निकलती है। तो सिंपल फंडा क्या होता है कि सबसे पहले हमारी किडनी है, इसमें हमारा ब्लड आता है, जो यहाँ पे ब्लड आ रहा होगा, और ये ब्लड आता है तो किडनी क्या करती है, उसको फिल्टर करने का काम करेगी, और फिल्टर कैसे करेगी, किडनी की सबसे स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट हमारी होती है नेफ्रॉन,
तो नेफ्रॉन एक्चुअल में क्या करेंगे कि हमारे पूरे इसको ब्लड को फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद जो उसके अंदर का वेस्ट है उसको यूरिन में कन्वर्ट कर देंगे। और यूरिन में भी लगभग हमारा 80-90% पानी होता है, बाकी हमारे कुछ वेस्ट होते हैं, तो उसको यहाँ बना के पूरी यूरिन बन जाती है। देन यूरिन हमारी क्या होती है, यूरेटर्स पाइप की मदद से हमारे यूरिन ब्लैडर में भेज दी जाती है। और जब ये पूरा हमारा भर जाता है, यानी कि जब ये ब्लैडर पूरा भर जाएगा ना, तो अब देखो काम कैसे करता है फंडा। जब ये भर गया तो अब ये आपको बताया कि ये थोड़ा स्ट्रेचेबल नेचर का होता है, तो ये हमारा क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे फूलने लगता है। और जब ये हमारा पूरा फूलता है तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर। तो ये कब एक्टिवेट होते हैं, जब ये हमारा थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ यानी कि फूला, और जैसे ही एक्टिवेट हो जाते हैं ये हमारे ब्रेन के पास इसके सिग्नल जाते हैं। और ब्रेन क्या करेगा, तुरंत इस सिग्नल को एक्टिवेट मतलब सुनने के बाद, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। और जब ये पूरा सुन लेते हैं देन तुरंत यहाँ से पूरा हमारा वापस आता है रिस्पॉन्स, जो मैंने आपको रेस्पिरेटरी को बताया था। और रिस्पॉन्स क्या कराता है, ये रिस्पॉन्स हमारे इस जो ब्लैडर है इसको कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा। और ये रिस्पॉन्स कब आएगा, जब आप सही जगह जाके खड़े हो जाते हो। बचपन में ये हमारा कमजोर था इसीलिए बेड पर हो जाता था, लेकिन अभी मजबूत है, तो जब आप अपनी सही जगह पे जाके पहुंच जाते हो तब ये रिस्पॉन्स हमारा आता है। और उस टाइम हमारा जो यूरेथ्रा है, ये जो है यहाँ पे 2 स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक तरह से मान लो कि यहाँ पे चाबी सी लगी होती है, देन ये पूरा इसको दबा के रखते हैं। तो जैसे ही हम सही जगह पे पहुंच जाते हैं ये हमारे इसको लूज कर देते हैं, ओपन हो जाएगा, और यूरेथ्रा का भी हमारा लूज ओपन हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है कि यहाँ से जो हमारा यूरेथ्रा है उसके तरफ यूरिन हमारी बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो इस तरह पूरा हमारा फंडा चलता है। तो ये जो पूरा रिफ्लक्स वाला फंडा था, इसी को हम यहाँ पे मिक्ट्यूरल रिफ्लक्स बोलते हैं। यानी कि ये हमारी एक्चुअल में क्या होती है, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन। क्या होती है, प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, जिसके थ्रू हम अपने ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं। तो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसके बाद यहाँ पे एक और टॉपिक बनता है यूरिन फॉर्मेशन का, तो वो लॉन्ग में आपको जाकर देखना है। बाकी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये आपको यहाँ शॉर्ट में मैंने बना दिया। ये पूरा नेफ्रॉन होता है, ये बोमेंस कैप्सूल होता है हमारा पूरा ये वाला हिस्सा। ये जो हमारे स्टार्टिंग का ये हमारा पीसीटी कहलाता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। फिर ये हमारा पूरा नीचे का एलओएच यानी कि लूप ऑफ हेनले कहलाता है। फिर हमारा ये पूरा डीसीटी होता है, लास्ट में हमारा सीडी होता है। यूरिन हमारी बनती कहते हैं शॉर्ट में, पहले होता है हमारा फिल्ट्रेशन, की जो भी हमारा ब्लड आ रहा है सारा फिल्टर होकर हमारे इधर पहुंच जाता है। जब पूरा फिल्टर हो जाएगा जहां से जाएगा, हमारा पूरा दिन भर में लगभग 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है, जो बहुत ज्यादा है। उसमें से लगभग 99 लीटर ब्लड हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो स्टार्टिंग में सारा कुछ हमारा फिल्टर होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से हमारे यहाँ पे पूरा ब्लड वेसल्स आगे जो फैली होती हैं, तो इनमें हमारा रीअब्जॉर्ब यानी कि जो हमारे काम की चीजें होती हैं वो सारी हमारी रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। जैसे हमारा सोडियम हो गया, कई मात्रा में वापस आ जाता है हमारा सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, बहुत कुछ। तो वापस आने के बाद क्या होता है, आखिरी में हमारे यहाँ पे सिक्रीशन होता है, यानी कि अब कुछ ऐसा पार्ट जो हमारा ब्लड से फिल्टर होना बच गया था वो हमारा इस कन्वोल्यूटेड यहाँ पे हमारा सिक्रेट हो जाता है। और बाकी बचा हुआ जो भी हमारा वेस्ट है वो हमारे कन्वोल्यूटेड ट्यूब में चला जाता है, कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। और यहाँ जाने के बाद जो भी हमारा वेस्ट है वो यूरिन बन के बाहर निकल जाता है। एक कलेक्टिंग डक्ट में हमारे ढेर सारे मतलब न्यूरॉन चिपके होते हैं, और ये हर एक न्यूरॉन हमारा कुछ ना कुछ यूरिन बनाता है। तो वो यूरिन हमारी इधर आके मिलती रहती है, और फाइनली ये हमारे जो कलेक्टिंग डक्ट है ये हमारी बड़ी एक यूरिन पूरा बना के इसको बाहर फेंक देते हैं। तो इस वाले टॉपिक को आप डिटेल्स में जाके देख लेना। तो मैंने आपको एक ब्रीफ पूरा का पूरा वैसे यूरिनरी सिस्टम बता दिया कैसे क्या होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो अब इसके अंदर से हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। लॉन्ग में तो आपको मैंने यूरिन फॉर्मेशन बता ही दिया कि डायग्राम ऑफ किडनी कई बार बनाने के लिए आ जाता है 2 नंबर में, तो ये आप शॉर्ट में बता देना। ये ऐसे खींचना, ये पूरा निकाल देना। ये हमारे यूरेटर्स है जिसमें से यूरिन बाहर निकलेगी। यहाँ से हमारा अनफिल्टर वाला ब्लड आता है, और यहाँ से हमारा फिल्टर होकर वापस आता है। अब ये जो पूरा ब्लड है, ये हमारा जो ब्लड वेसल है वो कैपिलरी हमारी पूरी इनके ऊपर लपेटी हुई होती है। तो ये जो हमारे होते हैं इनको हम मेडुला बोलते थे, और इसके अंदर जो हमारे ये पार्ट है इसको हम पेपिला बोल देते हैं। और जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, जो हमारे नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स हमारे इस तरह होते हैं कि उसका आधा पार्ट हमारे इसमें होता है अंदर, आधा बाहर होता है। तो इसमें पूरा फिल्टर हो गया हमारा इनके थ्रू, ये जो हमारा यूरेटर्स होता है इसमें कलेक्ट हो जाता है। और जो अंदर वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पे पेल्विस बोल देते हैं, और ये बाहर जो बिल्कुल होती है इसको हम कैप्सूल बोल देते हैं। तो इस तरह ये पूरा मैंने शॉर्ट रफ डायग्राम बनाया है। आप अच्छा वाला लॉन्ग वीडियो में जाके चेकआउट कर लेना और बना के आ जाना। फिर हमारा यहाँ पे आता है GFR। क्या होता है, तो ये हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। इसका मतलब क्या होता है कि ये अमाउंट ऑफ ब्लड है जो हमारा कोई ग्लोमेरा है वो 1 मिनट में कितने ब्लड को फिल्टर करता है। जैसे हमारा ये पूरा का पूरा बोमेंस कैप्सूल था, और इसको जो हमारा ब्लड वेसल्स का एक पूरा का पूरा गुच्छा सा होता है इसको हम यहाँ पे ग्लोमेरस बोल देते हैं। तो अब क्या होता है कि यहाँ से हमारा ब्लड जाता है, इसको हम एफरेंट वाली आर्टरीज बोलते हैं। यहाँ से जाएगा और यहाँ जाने के बाद जो ब्लड है वो हमारा फिल्टर होकर इधर निकल जाता है, और उसके बाद यहाँ से वो वापस चला जाता है, इसको एफरेंट आर्टरी बोलते हैं। और जो इधर जा रहा होता है इसको हम यहाँ पे इफरेंट आर्टरी बोलते हैं। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, और जो ब्लड है वो सारा इधर निकल जाके यहाँ हमारा इकट्ठा हो जाता है, और जो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है ना उसको हम यहाँ पे फिल्ट्रेट बोल देते हैं। और ये आगे जाता है, स्टार्टिंग में हमारा लगभग 180 लीटर यानी कि बहुत ज्यादा मतलब फिल्टर होता है, बाद में जाके वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। लगभग 99% फिल्ट्रेट हमारा रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और मोस्टली जो हमारा बेस्ट होता है वो कितना होता है, जो हमारा जैसे यूरिया हो गया, क्रेटिन हो गया, ये सब बेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। उसके अलावा जो नॉर्मल हमारा GFR रेट है, जो हमने ये तो हमारे पूरे दिन का हो गया। जो नॉर्मल क्या है कि हमारा लगभग 1 मिनट में हम 125 ml ब्लड को यहाँ पे फिल्टर कर रहे होते हैं।
तो ये हमारा GFR है, 2 नंबर में बहुत बार आता है भाई, इसको तो आप अच्छे से कर ही लेना। फिर हमारे यहाँ पे आता है नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। प्रेशर क्या होता है, तो ये बेसिकली हमारा एक बैलेंस होता है प्रेशर फेवरिंग फिल्ट्रेशन और प्रेशर अपोजिंग फिल्ट्रेशन। अब यहाँ पे जो हमारा प्रेशर पूरा फिल्टर हो रहा होता है, तो यहाँ पे देखो प्रेशर हमारे होते हैं जिसकी वजह से ये फिल्ट्रेशन चलती है। ऐसा कैसे होता है, तो देखो यहाँ ग्लोमरस में हमारा ढेर सारा ब्लड है, यहाँ कुछ नहीं है। तो स्टार्टिंग में क्या होता है कि यहाँ से फिल्ट्रेशन जब हो रही होती है तो हमारा सिंपली डिफ्यूज हो जाता है ये पूरा, तो इसको हम यहाँ पैसिव डिफ्यूजन की तरह हो जाता है। बाकी नॉर्मल देखा जाए ग्लोमरस कैपिलरी प्रेशर, जो हमारा यहाँ पे जो हमारा इस जगह प्रेशर लग रहा है ग्लोमरस कैपिलरी प्रेशर, माइनस कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारा नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमारा लो से हाई की तरफ यहाँ पे जा रहा है ये वाला। और यहाँ पे हमारा प्लस होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल। तो यहाँ पे जो हमारा वाटर आ रहा है तो उसका प्रेशर भी यहाँ पे, क्योंकि हमारे ब्लड में काफी ज्यादा मात्रा में वाटर भी पाया जाता है, तो ये पूरा प्रेशर बना के हमारा बनता है नेट फिल्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये प्रेशर क्या होगा हमारा आखिरी में यहाँ पे होता है ग्लोमरस कैपिलरी प्रेशर, माइनस हमारे यहाँ पे 2 प्रेशर आ जाते हैं, एक आ जाता है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और एक आ जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन बोमेंस कैप्सूल। तो जो हमारा टोटल प्रेशर है वो हमारा उतना ही ज्यादा होगा जितना हमारा इस ग्लोमरस जो हमारा ये है इसके अंदर प्रेशर होगा, क्योंकि ये अगर ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ डिफ्यूज हो जाएगा। तो इसीलिए लिखा है कि ये हमारा सबसे ऊपर और माइनस हम इन दोनों को कर देंगे, जिससे हमारा ये वाला प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो ये जितना ज्यादा होगा हमारा नेट फिल्ट्रेशन उतनी ही ज्यादा मात्रा में होता है। अब हम आखिरी में बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी के बारे में, या हम पूरे यूरिनरी सिस्टम को भी बोल सकते हैं। तो किडनी में देखा जाए तो एक हमारी होती है पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज, फिर हमारा आता है सिंपल किडनी सिस्ट, किडनी में कोई मतलब ऐसा बन जाता है। फिर किडनी इन्फेक्शन, मान लो जो हमारा पॉलीनेफ्राइटिस है, जो हमारी नेफ्रॉन्स होते हैं ना उनमें कोई इन्फ्लामेशन हो गई। फिर किडनी यानी कि किडनी में स्टोन पड़ गए, या नेफ्राइटिस सिंड्रोम, कोई हमारे नेफ्रॉन में दिक्कत आ गई। ये क्रॉनिक रीनल डिसीज, क्रॉनिक रीनल लंबे टाइम तक अपना फंक्शन शो नहीं कर रही है। तो भाई इनको थोड़ा डिटेल्स में देख लेना, 2 नंबर के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जैसे एक होता है रोल ऑफ रास इन पूरे सिस्टम, हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है, तो ये रास होता है ना इसकी फुल फॉर्म होती है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी किडनी होती है वो हमारे रेनिन को निकालती है, जो हमारा लीवर होता है वो हमारे एंजियोटेंसिन को निकालता है। अब जो किडनी है वो उस एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन 1 में करेगी, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में करेगा, और एंजियोटेंसिन 2 हमारे एक्चुअल में क्या करेगा, वेजोक्रम ये सब करके हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है। और सेकंड काम जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड होगा, जो हमारा एंजियोटेंसिन सेकंड होगा वो हमारे एल्डोस्टेरोन को भी बढ़ाएगा। और एल्डोस्टेरोन हमारा कहाँ से निकलता है, ये हमारा निकलता है किडनी के जो एड्रिनल ग्लैंड होते हैं वहां से ये हमारा निकलता है। और ये आके भी क्या करेगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएगा और ओवरऑल हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो ये मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। बाकी जो किडनी का रोल क्या होता है हमारे पूरे में, तो ये एसिड बेस बैलेंस में हमारी हेल्प करता है, पूरे एसिड बेस को मेंटेन करके काम करता है। तो अब हम बात करते हैं अपनी यूनिट फोर्थ के बारे में। तो यूनिट फोर्थ बेसिकली हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, इट इज द कलेक्शन ऑफ ग्लैंड, यानी कि हमारी बॉडी में ढेर सारे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं सारे ग्लैंड्स को जब हम मिलाकर पढ़ते हैं तो उसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोल देते हैं। अब एंडोक्राइन सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, और ये हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली क्या होते हैं हमारे साइट ऑफ एक्शन पे जाएंगे। कैसे जाते हैं, हमारे ब्लड के थ्रू जाते हैं। यानी कि हार्मोन्स हमारा कोई ग्लैंड मान लो है, तो इस ग्लैंड ने इस हार्मोन को ब्लड के अंदर रिलीज कर देगा, और ये ब्लड से हमारे जो टारगेट साइट होगा वहां जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है। अब इनके मेन काम क्या होते हैं, तो ये हमारे बहुत सारे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो गए, जैसे ग्रोथ करना, मेटाबॉलिज्म करना और सेक्सुअल फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको जैसे बता देता हूँ, तो जैसे हमारा थायराइड हार्मोन है, तो थायराइड हार्मोन हमारा बेसिकली क्या करेगा, हमारी बॉडी में जो ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है ना, हम इतने बड़े बड़े हो रहे हैं, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है वो भी हमारी बॉडी को ग्रो करने में हमारी हेल्प करता है। अब इसके बाद जो सेक्स हार्मोन है वो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस बनता है, ये सब करने में हमारी हेल्प करता है। तो ये सारे हार्मोन ही है जो हमारी बॉडी को एक्चुअल में चला रहे हैं। तो एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलकर हमारी बॉडी को चलाते हैं, और इन दोनों को अगर मिलाकर मैं बोलूं तो न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ हार्मोन के बारे में कि ये फंक्शन क्या करते हैं। तो ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। उसके अलावा ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, हमारे मेटाबॉलिक रेट को स्टेबलाइज करेंगे, हमारे जो सेल प्रोडक्शन है, रीजनरेशन है, उसको प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो होमियोस्टेसिस होता है ना, उसको मेंटेन करके रखते हैं। इसके अलावा हमारे इम्यून सिस्टम फंक्शन में भी हेल्प करते हैं, और हमारे जो प्रोटीन सिंथेसिस है, बोन ग्रोथ है, इन सब में भी हमारी हार्मोन्स हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो एंडोक्राइन हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, और एक्सोक्राइन हमारे वो ग्लैंड्स होते हैं जो बेसिकली हमारे एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। यानी कि जिसमें सब्सटेंस में मेनली हमारे क्या आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। ठीक है, हार्मोन भी आते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में हमारे एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। इसके अलावा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली ब्लड में अपने सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। जैसे हमारे ये ग्लैंड है, इसने हार्मोन को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज किया, देन ब्लड के अंदर से वो ट्रेवल करके अपने टारगेट साइड पे पहुंच के अपना एक्शन शो करते हैं। लेकिन जो एक्सोक्राइन सिस्टम है ये बेसिकली हमारे एक डक्ट के थ्रू, यानी कि नली के थ्रू कनेक्ट होते हैं डायरेक्टली टारगेट साइड पे। जैसे हमारे ये ग्लैंड है डायरेक्टली टारगेट साइड पे यहाँ अटैच होगा और अपना ऐसा शो करेगा। जैसे हमारा डाइजेस्टिव के अंदर जो पेनक्रियास के पार्ट था, या जो हमारा बाइल वाला था,
वो डक्ट के थ्रू हमारे कनेक्ट थे और हमारे डक्ट के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज कर रहे थे। तो ये हमारा ब्लड के थ्रू, इंसुलिन डायरेक्टली हमारा ब्लड के थ्रू काम करता है, ये हमारे डक्ट के थ्रू। अब ये बेसिकली हमारे मेटाबॉलिक रेट को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। और जो एंजाइम है ये बेसिकली हमारे डाइजेशन में, एब्जॉर्प्शन में और बॉडी के बाकी फंक्शन में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल हमारे एंडोक्राइन में जैसे हमारा पिट्यूटरी, थायराइड और ये सब ग्लैंड हो गए, और इसके अंदर से हमारे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, थायराइड हार्मोन हो गया, और थायराइड हार्मोन में हमारे T3 और T4 आते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन्स हो गए हमारे, और बहुत सारे हार्मोन्स हो गए। और एंजाइम में बेसिकली हमारा सलाइवरी ग्लैंड हो गया, तो सलाइवरी में जो हमारा सलाइवा हो गया एग्जाम्पल हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गया, बाकी मेमोरी ग्लैंड हो गया। तो ये कुछ हमारे एंजाइम है जो इसमें रिलीज करते हैं, ठीक है। बाकी हमारे इसे एमाइलेज आता है, लाइपेज आता है, तो जिसकी वर्ड के लास्ट में ऐसी वर्ड लग जाए समझ जाओ वहाँ एंजाइम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के अपने एक्सोक्राइन एंडोक्राइन सारा कुछ समझ लिया था। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, गिव द 2 फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो देखो थायराइड ग्लैंड बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा ऐसा ग्लैंड है जो नॉर्मली हमारा इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, बटरफ्लाई शेप का, और हमारे गर्दन पे प्रेजेंट होता है, और इसको हम या तो ऐसे भी बोल देते हैं। और ये बेसिकली क्या करता है कि हमारी बॉडी में T3 और T4 2 हार्मोन को रिलीज करता है, और ये दोनों हार्मोन हमारे इसेंशियल होते हैं हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। और बेसिकली हमारे जो स्केलेटल सिस्टम और नर्वस सिस्टम है ना, उसकी डेवलपमेंट के लिए हमारे काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये होता है, ठीक है। बाकी कई बार इसको जो मास्टर हार्मोन भी बोला जाता है, याद रखना मास्टर हार्मोन बोला, मास्टर ग्लैंड नहीं बोला है। मास्टर हार्मोन, मास्टर ग्लैंड तो हमारा जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, वही होता है। इसके अलावा ये क्योंकि ये हमारे बाकी के ऑर्गन और सिस्टम को इन्फ्लुएंस यानी कि बदल सकता है, इसलिए इसको मास्टर हार्मोन बोल देते हैं। अब ये जो हमारे बॉडी का BMR होता है, प्रोटीन डाइजेशन, इन सब में भी ये हमारी हेल्प करता है। अब इसके अलावा जो थायराइड है, इसमें 2 हार्मोन बता दिया, ये जैसा होता है। अब जो थायराइड है ना, उसके यहाँ चारों तरफ बैक साइड पे हमारे 4 छोटे ग्लैंड पाए जाते हैं, इसको हम यहाँ पे पैराथायराइड या बोल देते हैं। तो ये और ये हमारा पैराथ्रोम्बिन को रिलीज करता है। तो पैराथ्रोम्बिन है वो बेसिकली हमारा कैल्शियम जैसे हमारी बॉडी में कितना बनना है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और कैल्शियम हमारी बॉडी में बोन वगैरह से कनेक्ट करता है, यानी कि बोन को बनाने के लिए और बिगाड़ने के लिए। अगर आप ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना, आपको सारा कुछ याद रहेगा। अब हम बात करें थायराइड के डिसऑर्डर्स के बारे में, तो बेसिकली थायराइड के 2 डिसऑर्डर होते हैं, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये सब आ सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड था, अगर ये अपने जो हार्मोन है T3 T4 इनको ज्यादा मात्रा में जब प्रोड्यूस करता है, तो उस केस में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है। हाइपर मतलब ज्यादा, थायरॉयडिज्म, और इसमें हमारी बॉडी में अब नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। और एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो गोइटर, जो घेंगा रोग होता है ना, गर्दन पे ऐसा बहुत सा मांस लटक जाता है, वो हमारा इसी रोग की वजह से होता है, और ये बेसिकली आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अब हम बात करें हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, तो हाइपो मतलब होता है कम, थायरॉयडिज्म कम। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारी जो बॉडी होती है उसमें थायराइड हार्मोन कम बनने लगता है। हमारा थायराइड जो ग्लैंड है वो अपनी एक्टिविटी को कम दिखाता है, और हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन कम बनता है। और जब कम बनता है तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में सूखा, कुपोषण ऐसी बीमारी होने के चांस रहते हैं। एक को शायद कुवार्त्ज़की सिंड्रोम वगैरह बोलते हैं, इसका नाम अगर आपको बताओ कमेंट करके लिखो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अपने क्वेश्चन नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम यहाँ पे मास्टर ग्लैंड नाम से भी जानते हैं, और क्यों? क्योंकि ये हमारे बाकी के बहुत सारे बॉडी फंक्शन को मॉनिटर करेगा, रेगुलेट करेगा, और इसके अलावा जो हमारे बाकी के ग्लैंड है ना, उनकी रिलीज को भी कंट्रोल करता है। ऐसा क्यों करता है? तो हमें लिखना है इसके अंदर के हार्मोन्स। तो बेसिकली जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारा 2 पार्ट्स का होता है, एक होता है हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी और एक हमारा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो एंटीरियर पिट्यूटरी होता है उसके अंदर से हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, हमारा एसिटाइल यहाँ पे होता है, सॉरी, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड थायराइड हार्मोन। फिर हमारे यहाँ पे TSH होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद हमारा प्रोलैक्टिन, फिर FSH LH होता है। अब ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में ग्रोथ को डेवलपमेंट करेगा। जो ACTH है ना, जो हमारे एड्रिनल ग्लैंड होते हैं, जो इमरजेंसी वाले ग्लैंड होते हैं हमारे किडनी के ऊपर, उनके अंदर से जो हमारा एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है ना, उसको कंट्रोल करता है हमारा ये ACTH। इसीलिए हम पिट्यूटरी को मास्टर बोलते हैं, क्योंकि इसने कंट्रोल किया ACTH को और इसने हमारे एड्रिनल ग्लैंड की रिलीज को कंट्रोल किया, इसीलिए हमारा मास्टर हो गया। फिर इसने रिलीज किया हमारे TSH को, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसने हमारे रिलीज करेगा थायराइड हार्मोन, जो हमारे T3 और T4 होते हैं वो वाले। प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे लेडीज में हेल्प करता है। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो मिल्क वगैरह बनता है ना उसमें हेल्प करता है। तो मिल्क मेमोरी ग्लैंड जो हमारे काम करते हैं उनको स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे FSH LH आते हैं। तो ये सेक्स हार्मोन होते हैं, जो फीमेल्स में हमारे मतलब ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं उनको बनने में, और मेल्स के अंदर जो एंड्रोजन होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। फिर हमारा पोस्टीरियर पार्ट जो होता है उसमें 2 हार्मोन बनते हैं, एक होता है ADH, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ADH हमारा होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी को ज्यादा ही मात्रा में यूरिन वगैरह आ रहा है बहुत ज्यादा, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करता है। और ऑक्सीटोसिन बेसिकली क्या करता है कि फीमेल्स में जो प्रेगनेंसी के टाइम या जो बच्चे की डिलीवरी होती है उस टाइम आता है, तो ये हमारी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। आपको इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए भाई, तब आप जाके एग्जाम में फाड़ कर आ सकते हो। मतलब सिंपल समझो कि आपको किसी का नाम दे दो और आप उसके बारे में 2 की जगह 4 बातें आपको आती हो। और अब तक यहाँ देखो 1 घंटा पूरा हो चुका है, और अब तक भाई कितने बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हो, भाई आपको दिल से सैल्यूट है। और कमेंट करके बताओ, आपको भाई ढेर सारा प्यार और लव यू।
और इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 मार्क्स की वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि देखो यहाँ पे आपको इन डेप्थ सारी ही डिटेल्स मिल जाती हैं हर एक यूनिट के बारे में। अब हमारे इसका एक और क्वेश्चन बचा है, लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ पीनियल ग्लैंड। तो जो पीनियल हमारा ग्लैंड होता है ना, ये हमारे स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है एंडोक्राइन में सबसे स्मॉलेस्ट, और ये बेसिकली डाई एंड फेजेज एरिया में पाया जाता है, जो हमारा थर्ड वेंटिकल की जो छत सी होती है ना वहाँ पाया जाता है, और जो हमारा एक स्टॉक होता है जो मिडमैन की लकड़ी होती है वहां से पीछे हमारा कनेक्ट होता है। अब इसका काम क्या होता है कि ये सिक्रेट करता है मेलाटोनिन को, और ये बेसिकली हमारा क्या करता है, हमारी नींद आने की प्रोसेस को बढ़ाता है, और ये एज अ बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होता है कि हमारी बॉडी की क्लॉक है। इसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो आप कल 4 बजे सोए थे सुबह मान लो, तो अगले दिन भी होगा कि जैसे ही आपके 4 बजेंगे आपको 4 बजे दोबारा नींद आना शुरू हो जाएगी। मान लो आपने शाम को 9 बजे खाना खा रहे हो डेली, तो जैसे ही 9 बजेंगे ना आपको अपने आप ही जो भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो डिसाइड हो जाते हैं कि किस टाइम क्या होना होगा, उसी को हम यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। इसके अलावा जो पीनियल ग्लैंड है वो थोड़ा बहुत हमारे सेक्स हार्मोन के रिलीज को भी कंट्रोल करता है, और इसके अलावा वही है कि हमारे स्लीप यानी कि हमारे सोने और उठने के पैटर्न को ये पूरा बना के रखता है, और हमारा जो हंगर है भूख लगने इसके पैटर्न को भी बना के रखता है। बाकी अब हम बात करते हैं अपने फंक्शंस ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के बारे में। तो ये बेसिकली हमारा जो पेनक्रियाज होता है उसमें से रिलीज होते हैं। अब पेनक्रियाज के अंदर हमारे पाए जाते हैं बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहांस, और उसके अंदर आइसोलेट ऑफ लैंगरहांस, उसके अंदर हमारे अल्फा और बीटा 2 टाइप के सेल होते हैं। जो अल्फा सेल्स होते हैं वो हमारे रिलीज करते हैं ग्लूकागॉन को, और जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं वो हमारे रिलीज करते हैं इंसुलिन को। अब इनका काम क्या होता है, दोनों के दोनों हमारे ब्लड के अंदर, जैसे मान लो कुछ भी खाना पीना आपने खाया वो जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, तो आपके जो ब्लड ग्लूकोज है ना उसके लेवल को कंट्रोल करते हैं। तो ग्लूकागॉन क्या करते हैं कि अगर मान लो आपकी बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी, तो या तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस यानी कि जो हमारा ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है उसको तोड़ने का काम करेंगे, और हमारे खाने को बचा के यानी कि ओवरऑल हमारी बॉडी में क्या करेंगे, ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा जो हमारे इंसुलिन है ये क्या करते हैं, अब चाहे ब्लड के अंदर कितना भी ग्लूकोज बन रहा है, अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो हमारा कोई मतलब नहीं है। तो इंसुलिन क्या करते हैं कि जो हमारा ग्लूकोज बना है इस ग्लूकोज को हमारे सेल्स के अंदर अपटेक करने में यानी कि सेल्स के अंदर भेजने में हेल्प करता है, और अगर जो ग्लूकोज है वो सेल्स के अंदर आ जाएगा तभी तो सेल्स ग्लूकोज का यूज करके एटीपी यानी कि एनर्जी बनाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर जो ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होगी वो तभी तो परफॉर्म होगी। तो अगर हमारा इंसुलिन ना काम करे तो ये सारा बेकार है, क्योंकि इंसुलिन वो मेन है जो हमारे ग्लूकोज को अपटेक करवा रहा है सेल के अंदर, जिससे हमारे जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज का यूज करके एटीपी एनर्जी बना रहे हैं। तो ये हमारे इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है सेल्स के अंदर, हमारे मसल लीवर सेल में। इसके अलावा हमारे फैट मेटाबॉलिज्म लिपिड सिंथेसिस स्टोरेज में हेल्प करता है, और बाकी ये हमारे डायबिटीज मेलाइटस में हेल्प करेगा। डायबिटीज मेलाइटस वो कंडीशन है जो हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, तो इंसुलिन क्या करता है ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा, क्योंकि वो सेल्स के अंदर इसको यूज करवा देता है यूटिलाइज, इससे हमारा ग्लूकोज लेवल कम रहता है ब्लड में, और हमारा डायबिटीज मेलाइटस प्रिवेंट रहता है। ग्लूकागॉन इसका उल्टा करता है, ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, और जब कब बढ़ाएगा, जब हमारी बॉडी में कोई कमी होगी। मेनली जो लीवर होता है उसमें ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है ग्लूकोज, तो इमरजेंसी टाइम में उस ग्लाइकोजन को तोड़ के हमारे ये करता है ग्लूकोज। जैसे हम सुबह से कुछ नहीं खाया, सारा काम कर रहे हैं, तो अभी हमारा जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर हो मतलब टूट टूट के हमारी बॉडी में ग्लूकोज बन रहा होगा, और हम यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं। बाकी इमरजेंसी ग्लैंड के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो ये हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है, और एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो हमारा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होता है ना वो एल्डोस्टेरोन वगैरह को रिलीज करता है। मतलब एल्डोस्टेरोन ये पूरा हमारा हार्मोन हो गया, और उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड सेक्स हार्मोन जो एंड्रोजन बेसिकली होता है, ये सब हमारे रिलीज होता है इसकी वजह से। बाकी इसको इमरजेंसी ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो दूसरा मेडुला वाला पार्ट होता है वो हमारा रिलीज करता है एपिनेफ्रिन को और नॉन एपिनेफ्रिन को, और ये दोनों हमारे मेन न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के, जो हमारी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करेंगे, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इमरजेंसी फाइट फ्लाइट वाली कंडीशन है उसमें हमें क्या मिलती है, यहाँ पे हेल्प मिलती है, और हम अपनी बॉडी को सर्वाइव कर पाते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी यूनिट 5 के बारे में। बाकी अब तक यहाँ आप देख रहे हो तो आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ आ रहा है कि नहीं, आप सारा कुछ हमें बता सकते हो, थोड़ा बहुत फीडबैक दे सकते हो यार, प्यार आपके ही भाई बड़े भाई मान लो, सारा कुछ आप प्यार वगैरह दे सकते हो। तो अब इसमें हमारा पहला क्वेश्चन बनता है डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। बाकी अगर मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूं तो जैसे हमारी यूनिट 5 आती है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और इसके अंदर बेसिकली हमारे मेल और फीमेल 2 टाइप्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली क्या होता है कि ये हमारी बॉडी में मेन जो स्पर्म बनाता है, फीमेल वाले क्या करते हैं मेनली ओवम प्रोड्यूस करते हैं। बाकी जो स्पर्म होता है वो हमारे इस ओवम के साथ जाके फ्यूज होता है, और जब ये फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं, और इस फ्यूज होने के बाद हमारा फाइनली जाके बनता है जायगोट, और जब ये हमारा जायगोट बन जाता है देन ये हमारा यूट्रस की जो हमारी लाइनिंग होती है वहां पे जाके चिपकता है, और वहां जाके जो जायगोट है वो हमारा धीरे धीरे क्या होता है एक भ्रूण यानी कि फीटस में यानी कि एक बच्चे में जाके कन्वर्ट होता है। तो इस तरह पूरा हमारा एक रिप्रोडक्शन का सिस्टम चलता है।
तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत डिटेल्स में हमने यानी कि आपको अच्छे से सारा कुछ करा रखा है। इसकी दो वीडियो में है, एक में पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम मेल फीमेल वाला है और दूसरे में जितनी भी प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन वाली, मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली, सारी मैंने आपको करा रखी है। भाई नहीं देखी हो ना, उसको जाके जरूर देख लेना। एक बार देखोगे आपको मजे आ जाएंगे कि भाई क्या होता है, अपनी बॉडी के बारे में सारा कुछ आपको इन डेप्थ में पूरा खुल्लम खुल्ला सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो इसको जाके तो आप जरूर देख लेना। अब इसके क्वेश्चन जैसे हमारे बनते हैं, डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस। अब देखो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, स्पर्म प्लस जेनेसिस। जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन और स्पर्मेटो मतलब होता है स्पर्म, यानी कि सिंपल स्पर्मेटोजेनेसिस हमारी वो प्रोसेस है जिसमें हमारे स्पर्म सेल का जनरेशन होता है। अब देखो स्पर्म सेल के लिए हमें एक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, तो जो हमारा रॉ सेल्स होता है उसको हम यहाँ पे इमेच्योर सेल बोलते हैं और वो बेसिकली हमारे वहाँ डेवलप होते ही है, मतलब तो हमारी बॉडी में होते ही वहाँ पे जो टेस्टिस होता है। तो वहाँ पे टेस्टिस में क्या होता है कि इमेच्योर वाले हमारे मैच्योर स्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस भी हमारी एक लॉन्ग में इंपॉर्टेंट है, तो इसको जाके देख लेना। बाकी ये प्रोसेस हमारी प्लेस होती है सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर में, जो टेस्टिस के अंदर होते हैं, और ये बेसिकली 70 से 80 दिन करीब पूरा टाइम लग जाता है। अब आपको लग रहा होगा ना ऐसे ही आप बेस्ट वगैरह कर देते हो, भाई 70 से 80 दिन लग जाते हैं टोटल इसको बनने में, तो समझ लो भाई कितना ज्यादा लगता है। अब बोलोगे सर बनते तो रहते ही हैं, तो भाई पहले से चलता जा रहा है वो प्रोसेस, बनता जा रहा है बनता जा रहा है। और जब लोग क्या करते हैं कि ज्यादा जल्दी जल्दी इसको वेस्ट करते हैं ना, तो उसका नुकसान क्या होता है कि हमारा जो मैच्योरेशन का टाइम होता है, यानी कि स्पर्म हमारे जो एपिफाइम से पूरी हमारी वो होती है टेस्टिस का, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे आप ये देखो, ये हमारा पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। अब देखो ये वाले जो हमारे नोट्स है ना, ये ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे फ्री में अपलोड है, भाई जाके आप देख सकते हो। तो ये पूरा हमारा मेल रिप्रोडक्टर में ये हमारा पूरा टेस्टिस होता है, और इस टेस्टिस में आप देखोगे कि ये जो हमारी है ना, ये पूरी हमारी होती है एपिडिडाइमिस, और इसके अंदर यहाँ की बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी होती है। तो पूरा हमारा सेमनीफेरस ट्यूबल्स के अंदर पूरा स्पर्म बनने के बाद यहाँ पे पूरा हमारा मेच्योर होता है, और इस मेच्योरेशन में अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। तो जब क्या होता है कि जल्दी जल्दी जब वेस्ट हो रहा होता है, तो यहाँ पे उसको स्पर्म को रुकने का टाइम नहीं मिलता, और इसीलिए क्या होता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आने लगता है, और इस वजह से वो मैच्योर नहीं हो पाता। तो स्पर्म तो आ जाता है, लेकिन उसकी जो फर्टिलिटी की वो है, मतलब ताकत होती है कि बच्चे पैदा करने की, वो ताकत कम हो जाती है। और इसीलिए आजकल जो बाहर देखा होगा कि बहुत ज्यादा इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि भांजपन एक तरह से कि स्पर्म तो है लेकिन बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसीलिए बोलते हैं कि ज्यादा वेस्ट मत करो और यहाँ पे मैच्योर करने का उसको टाइम प्रोवाइड करो। बाकी हमारी नेक्स्ट यहाँ पे आती है ओजेनेसिस वाली। अगर सॉरी किसी को बुरा लगा हो, सॉरी फॉर वर्डिंग, थोड़ा फ्लो बन गया है, पढ़ाते पढ़ाते सारा कुछ लगातार इतनी देर से पढ़ा रही हैं तो सब चल रहा है। हमारा आता है ओजेनेसिस। ये बेसिकली क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर, यहाँ पे मेच्योर सेल्स बाय द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, ये आप लाइन कर देना। इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच इमेच्योर सेल इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप इनटू द मेच्योर एग सेल्स। यानी कि जो हमारे ओवम होते हैं ना, उनके प्रोड्यूस करने के लिए जो पूरे हमारे प्रोसेस को हम ओजेनेसिस बोलते हैं। शॉर्ट में यहाँ पे देख लो, लॉन्ग में हमने आप जरूर देखना यार, ये बहुत अच्छा। अभी मेरा मन कर रहा है पूरा लॉन्ग में बनाऊं, लेकिन ये 2 मार्क्स वीडियो है तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारी प्रोसेस है जिसमें जो ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं ना, उसके अंदर ओवरी का हमारा डेवलपमेंट होता है, और ओवम को बनने में जो पूरा मेच्योर, वैसे तो हमारे हर महीने बनते ही हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही मेच्योर वाले होते हैं लगभग 120 से 150 दिन तक का इसमें लगभग टाइम लगता है। और वैसे ही हमारे बनते रहते हैं जो पूरा ओवरियन फॉलिकल्स है, इसके अंदर से हमारे ओवरी फॉलिकल्स होते हैं, इसके अंदर से हमारे निकलते हैं। पूरा मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ, आप जाके चेकआउट कर लेना। फिर हमारा आता है गैमेटोजेनेसिस। तो ये बेसिकली हमारी एक प्रोसेस है जिसमें पूरा का पूरा जो मेल और फीमेल का होता है ना, स्पर्म मतलब स्पर्म और ये, यानी कि एक तरह से बोला जाए स्पर्मेटोजेनेसिस और दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं, कि यहाँ पे हमारे जो मेल और फीमेल्स के गैमेट्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है। और जो हमारे गैमेट्स होते हैं ये बेसिकली मेल के लिए हमारे स्पर्म होते हैं और फीमेल्स के लिए हमारे ओवम होते हैं। तो स्पर्म और ओवम दोनों को बनने की प्रोसेस को हम यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। इन दोनों को कंबाइन करके हम यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस बोल देते हैं। बाकी अब हमारा क्वेश्चन आता है मिनार्क एंड मिनोपॉज के बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में 2 मार्क्स में काफी बार आता है। मिनार्क एक्चुअल में क्या होता है कि जब जो गर्ल्स जैसे बड़ी हो रही होती है, तो उनका जो पहला मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, जो पहले पीरियड्स आते हैं, उनको हम यहाँ पे मिनार्क बोलते हैं। तो मिनार्क एक्चुअल में क्या है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होती है किसी भी लड़की की लाइफ में, और ये बेसिकली 11 से 13 साल की एज में होती है। और कई जगह तो मतलब ये पूरा वो चलता है, किस किस के यहाँ चलता है बताना, कि वहाँ क्या होता है जब गर्ल्स के पहले पीरियड्स आते हैं ना, तो उनकी पूरी अच्छे से मतलब पूजा वगैरह थोड़ा एक पूरा प्रोग्राम सा किया जाता है, उनको मुबारकबाद देने के लिए सारा कुछ ये किया जाता है। तो मुझे ज्यादा इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इधर साइड नहीं होता है, कहीं होता हो तो भाई थोड़ा सा इसके बारे में बताना। तो ये बेसिकली क्या है कि यहाँ से शुरुआत हो जाती है रिप्रोडक्टिव लाइफ की, और यहाँ से बोन मास लड़कियों के जो प्यूबर्टी वाले सारे कुछ है वो शुरू हो जाते हैं। अब मीनोपॉज क्या होते हैं कि मीनो मतलब ये पूरा मेंस्ट्रुएशन, और पॉज मतलब होता है रुक जाना। यानी कि ये देखा जाए तो ये आखिरी, यानी कि किसी भी वुमेन्स, क्योंकि तब तक औरत हो जाती है, किसी भी वुमेन्स के आखिरी जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसको हम यहाँ पे मीनोपॉज बोलते हैं। और ये बेसिकली किसी भी वुमेन में 45 से 50 की
की एज में आता है और ये हमारे उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब पूरा एंड हो जाता है और इसके बाद वो मतलब जो प्रेग्नेंट होना ये सब चीजें उनकी बंद हो जाती हैं। तो ये मीनोपॉज और मीनार्क आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। इसके बाद हमारी आती है पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन हमारी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू क्या होता है, जो फीटस हमारा डेवलप हुआ उसकी डिलीवरी होती है। तो ये प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होती है कि यहाँ पर जो बच्चे का जन्म हो गया उसकी डिलीवरी का ये पूरा टाइम होता है। और इसमें क्या होता है, तो ये बेसिकली हमारा क्या होता है कि जैसे जब माँ के पेट में लगभग 9 महीने हो जाते हैं बच्चे को, तो उसके बाद वो फुली डेवलप हो जाता है और उसका जो मतलब बाहर आने का टाइम होता है उसी को हम यहाँ पे पार्चुरेशन पूरी प्रोसेस को बोल देते हैं। और ये बेसिकली इसको हम लेबर भी बोलते हैं क्योंकि उस टाइम पे लेबर पेन होता है और उसी पेन की वजह से पता चलता है कि भाई बच्चा बाहर आने वाला है और उसी टाइम पे पूरा ऑपरेशन वगैरह या नॉर्मल डिलीवरी जैसे भी होना होता है बच्चा आ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे पार्चुरेशन बोल देते हैं। अब हमारे यहाँ पे आता है फर्टिलाइजेशन। तो ये हमारी वो प्रोसेस है जिसमें जो स्पर्म होता है वो फीमेल्स के एग के साथ जाके मिलता है और फ्यूज होता है। और जब फ्यूज हो रहा होता है तो आखिरी में वो जायगोट को फॉर्म करता है। देन ये जायगोट हमारा जो बन जाता है वो मतलब जो हमारी उसमें जो हमारी ये होती है ना यूरेटन की बॉल्स, यहाँ पे जाके चिपकता है एंडोमेट्रियम बॉल पे और देन उसको फीड वीड मिलके वो पूरा का पूरा बच्चा बाद में बड़ा होता है। और ये जो फ्यूजन है ये बेसिकली हमारी फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी कि जो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब होती है यहाँ पे जाके स्पर्म को पहुंचना होता है और जो हमारे एग होते हैं वो यहाँ ओवरी से यहाँ तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस होती है हमारी पूरी की पूरी फर्टिलाइजेशन की, इसको डिटेल्स में जाके भाई आप जरूर देख लेना। अब जो हमारा आखिरी चैप्टर था उसके अंदर एक और चैप्टर आता था इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। तो वो वाला हमने नहीं किया क्योंकि उसका जितना भी पार्ट था ना वो सारा का सारा आपको बायोकेमिस्ट्री में मिल जाएगा। जैसे हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होते हैं, जीन्स, क्रोमोसोम, ये हमने ऑलरेडी वहां पे पढ़ा हुआ है। प्रोटीन सिंथेसिस ये आप जाके देख लेना। तो यहाँ पे हम दो के बारे में डिफाइन कर देते हैं। पहले हमारा आता है ट्रांसलेशन, फिर आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है कि इसमें जो हमारा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है ना वो यहाँ पे डेवलप होता है किससे, डीएनए से। तो भाई सिंपल हमारी प्रोसेस है कि जब हमारा सिंगल स्ट्रैंड जो आरएनए है वो हमारे जब डीएनए से बन रहा होता है तो उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। और ट्रांसलेशन बेसिकली क्या है कि इसमें क्या है कि जैसे हमारा डीएनए था तो उससे आरएनए बन गया। अब आरएनए हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है और आरएनए ऑलरेडी टीआरएनए सब होते हैं। तो अब इनकी मदद से क्या होता है कि हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस होना शुरू हो जाती है और इस वाली प्रोसेस को हम यहाँ पे ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाँ जोड़ के भाई इसको जरूर जाके आप डिटेल्स में देख लेना, बायोकेमिस्ट्री वाले पार्ट में सर्च करके आप देख लेना कि प्रोटीन सिंथेसिस बाय केरवेल फार्मा आपको मिल जाएगा, वहां जाके चेकआउट कर लेना। अब हमारे इस पूरे इनका लास्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। तो इसको मैंने आपको वैसे यहाँ पे दिखा दिया है कि पूरा ये हमारा टेस्टिस होता है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था तो बार बार बनाना, लेकिन आप एक बार ट्राई कर लेना भाई 2 नंबर में आ जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा पूरा हो गया टेस्टिस। अब इसमें सिंपल देखा जाए तो देखो ये जो टेस्टिस है ना इसको आप इस तरह के, ये आपको लोबल्स दिख रहे होंगे, तो इस तरह के लगभग 250 से 300 लोबल्स हमारे टोटल पाए जाते हैं। और ये लोबल्स हैं इनके अंदर लगभग जो आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे 1 से लेकर 4 हमारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। तो पूरा हमारा हो गया लोबल टेस्टिकल लोबल्स और इसके अंदर 1 से 4 हमारे सेमनीफेरस ट्यूबल्स पाए जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि इसमें 2 तरह के हमारे सेल्स पाए जाते हैं, एक होता है मेल जर्म सेल्स, एक होता है हमारा सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल्स होते हैं इसको हम स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए। यानी कि 2 टाइप्स के सेल हैं, एक हमारा हो गया यहाँ पे मेल जर्म सेल, दूसरे हमारे होते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल बेसिकली क्या करते हैं कि जो हमारे जर्म सेल्स हैं जो स्पर्म को बना रही हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का ये यहाँ पे काम करते हैं। तो ये था हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे इसका फंडा। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में इस चैप्टर को समझाया तो अगर किसी को कुछ बुरा लग गया होगा तो भाई हाथ जोड़ के सॉरी। बस मैं आपको ये बता रहा था कि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों और कैसे हो रही है आज के जमाने में, तो उसको आप थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस पूरे को कर लो और जो डेफिनेशन मैंने आपसे पूछा वो कमेंट करके बताओ। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का डिफरेंस आपको बताना है, एचएपी की फुल फॉर्म और एचएपी की डेफिनेशन आपको बतानी है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, अपने फैमिली का ख्याल रखेगा। बाय बाय दोस्त, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।